हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल संतोष क्लासेज में। इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ रेगुलेशन का वीडियो अपलोड किया था, जिसमें आप लोगों का ये डिमांड था कि सर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एक सीरीज लाइए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग के लिए फायदेमंद हो। चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। आप लोग के लिए लेकर हम आए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज, जिसमें आज मैं आपके साथ पहला क्वेश्चन ये आपका है, मैक्सिमम अलाउबल ग्रेडियंट ऑफ हॉल रोड इन ओपन कास्ट माइंस। कहने का मतलब क्या है कि ओपन कास्ट जो माइंस होता है उसमें जो हॉल रोड होते हैं, उस हॉल रोड का मैक्सिमम ग्रेडियंट कितना होना चाहिए। तो इसमें हम लोग देखते हैं ऑप्शन। इस टाइप का क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन पेपर में ना अक्सर आते रहते हैं, या आप लोग देखे भी होंगे। तो हॉल रोड का जो मैक्सिमम ग्रेडियंट है वो आपका मैक्सिमम ग्रेडियंट हॉल रोड का आपका 1/16 है। इससे ज़्यादा आपको ग्रेडियंट नहीं रखना है। ये तो आपका हॉल रोड का रह गया, तो आपको 1/16 देखना ऑप्शन कहाँ पर है, तो आपका सी नंबर ऑप्शन। ये तो आपका राइट आंसर हो गया। लेकिन 1/6, 1/10 और 1/20, 1/10 किसका आपका ग्रेडियंट होता है? ये आपका रैंप का होता है। अब रैंप में कौन कौन से मशीन चलते हैं? रैंप होता है क्या, सबसे पहले ये जान लीजिए। एक बेंच से दूसरे बेंच तक जाने के लिए, एक बेंच से दूसरे बेंच तक जाने के लिए एक शॉर्टकट रास्ता होता है, दैट इज कॉल्ड रैंप। और रैंप में सिर्फ क्रॉलर माउंटेड मशीन चलती है। क्रॉलर माउंटेड मशीन, उसमें टायर माउंटेड मशीन नहीं चलना है। किसमें? रैंप में। और रैंप को एक सिंगल ट्रेंच में हम लोग कितना मैक्सिमम उसका लेंथ को हम लोग बढ़ा सकते हैं, तो 50 मीटर है। ये भी याद रखिएगा, एक बार में रैंप को हम लोग 50 मीटर से अधिक हम लोग को बढ़ाना नहीं है। ये चीज़ हो गया। आगे आते हैं 1/6। 1/6 क्या है? देखिए, यदि आपका हम लोग जो मैनहोल बनाते हैं अंडरग्राउंड में, तो 1/6 से यदि कम का यदि ग्रेडियंट है, यदि 1/6 से यदि कम का ग्रेडियंट है, तो हमको जो मैनहोल जो हम लोग बनाते हैं वो हम लोग 20 मीटर के इंटरवल पे बना सकते हैं। मैक्सिमम 20 मीटर के इंटरवल पे। समझिएगा, समझिएगा, मैक्सिमम 20 मीटर के इंटरवल पे हम लोग बना सकते हैं। कब? जब उसका ग्रेडियंट 1/6 से कम हो। 1/6 से कम हो, ये आप समझ गए। जब 1/6 या इससे अधिक ग्रेडियंट हो, तो मैनहोल जो होता है वो मैक्सिमम आपका 10 मीटर के इंटरवल पे होना चाहिए। याद रखिएगा, मैक्सिमम 10 मीटर के इंटरवल पे होना चाहिए। ये आप समझ गए। मैनहोल क्या होता है कि जिसमें आपका जो टब चलता है, उस रास्ते में यदि कोई व्यक्ति यदि उससे जा रहा है, चाहे सुपरवाइजर या फिर कोई मेंटेनेंस वाला कोई टीम, तो टब से बचने के लिए मैनहोल दिए जाते हैं। मैनहोल क्या होता है कि उसमें यदि आदमी घुस जाए, तो टब यदि किसी कारणवश यदि डिरेल हो जाए, तो जो आदमी उससे जा रहा है तो उसको चोट लग सकता है। यही कारण है कि मैनहोल बनाया जाता है। तो मैनहोल का डायमेंशन क्या है, थोड़ा सा मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। थोड़ा सा पेन को मैं चेंज कर लेता हूँ। मैनहोल का समझिएगा। मैनहोल जो है, मैनहोल का यदि हाइट पूछा जाए, हाइट, तो हाइट आपका 1.8 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ और है, यदि जो रोडवे गया हुआ है जिसमें आपका टब वगैरह चल रहा है, यदि 1.8 मीटर उसका हाइट नहीं है, तो यदि 1.7 है, 1.6 है, तो जितना मीटर आपका उस रोडवे का हाइट है, मैक्सिमम उतना हाइट तक आपको मैनहोल का हाइट रखना है। और जनरल कंडीशन में आपको 1.8 मीटर से आपको कम नहीं होना चाहिए। यदि 1.8 मीटर से यदि ऊपर का रोडवे आपका जो रोडवे गया हुआ है वो ज़्यादा, उसका 2 मीटर हाइट है मान के चलिए, तो आपको जो मैनहोल का जो हाइट कम से कम आपको 1.8 मीटर रखना ही रखना है। ये आप समझ गए, इससे कम नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि रोडवे का ही हाइट कम है, यदि मान लीजिए 1.5 मीटर का आपका रोडवे है, उस कंडीशन में आप मैनहोल का हाइट 1.5 मीटर मतलब 1.5 मीटर रख सकते हैं। मैक्सिमम जो उसका हाइट रहता है वहाँ तक। ये तो हो गया हाइट का बात। इसका डेप्थ, डेप्थ भी पूछा जाता है, डेप्थ कितना रहता है, तो डेप्थ आपका 1.2 मीटर से कम नहीं, मतलब कम से कम आपका 1.2 मीटर उसका डेप्थ होना ही चाहिए। ये हो गया। उसका ये पूछा जाता है विड्थ, कि उसका विड्थ कितना होता है। तो विड्थ क्या है कि 0.75 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, और 1 मीटर से आपका 1 मीटर से आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब बोलिएगा ये कम और ज़्यादा का कंडीशन क्यों है सर? यदि कम रहेगा तो यदि एक मोटा ताजा आदमी उसमें घुस नहीं सकता है। यदि टब डिरेल हो गया और उस आदमी घुसने में दिक्कत हो गया तो उसका एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए आसानी से घुसा जा सके, इसलिए उसका जो विड्थ है, चौड़ाई है, उसको कम से कम 0.75 मीटर रखना है, ताकि वो आसानी से घुस जाए। सर ज़्यादा क्यों नहीं रखना है? यदि हम ज़्यादा रख देंगे तो क्या हो जाएगा कि यदि कोई टब यदि डिरेल होकर घुसा, तो टब पूरा उस मैनहोल में घुस जाएगा।
जहाँ पर आपका आदमी है। यही कारण है कि इसका जो चौड़ाई है आपको 1 मीटर से ज़्यादा नहीं रखा है। ज़्यादा रखने से क्या हो जाएगा, टब घुस सकता है। ये आप समझ गए। ये तो आपका मैनहोल के बारे में बात था कि मतलब क्या इसका डायमेंशन है। और मैनहोल को आपको अच्छी तरीके से वाइट वॉश करके रखना है, और वाइट वॉश आपको अंदर भी करना है और बाहर भी करना है। बाहर कहाँ तक करना है, 30 सेंटीमीटर तक। बाहर में आपको 30 सेंटीमीटर तक बाहर भी आपको वाइट वॉश करना है। ये आप समझ गए। 1/20, यदि 1/20 से अधिक का ग्रेडियंट है और यदि उसमें टब चल रहा है, यदि 1/20 से अधिक का ग्रेडियंट है और उसमें यदि आपका टब चल रहा है, तो टब को यदि बीच में आपका, सबसे पहले कि टब के आगे कोई आएगा नहीं, उस टब के आगे कोई आएगा नहीं। पहला पॉइंट ये है, टब के आगे कोई नहीं आएगा। ये पूछा जाएगा कि कितना से अधिक ग्रेडियंट होने पे यदि उसमें टब चल रहा है तो उसके आगे कोई नहीं आएगा। तो 1/20 से अधिक होने पे यदि टब चल रहा है तो टब के आगे कोई नहीं आएगा। दूसरा क्या, यदि टब को हमको बीच में रोकना हो तो आपको स्प्रैग्स लगाना पड़ेगा। यदि आपका उसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो आपको स्प्रैग लगाना है। दूसरा क्या है कि यदि बीच में आपको और कहीं से रोकना है किसी के कारणवश, तो आपको चेन से बांध के रोकना है, याद रखिएगा। चेन से आपको बांध के रोकना पड़ेगा, या फिर ऐसा कोई मजबूत चीज़ जिससे वो आराम से रुके रहे। तो ये आप समझ गए 1/20 का क्या क्राइटेरिया था। 1/16 समझ गए हॉल रोड का मैक्सिमम ग्रेडियंट होता है। 1/10 आपका रैंप का मैक्सिमम ग्रेडियंट होता है। 1/6 ये आपको क्या बताएं कि मैन होल यदि 1/6 से, यदि जो हम लोग जिस रोडवे में चलते हैं जिसमें आपका टब भी चलता है, उसको हॉलेज रोडवे बोलते हैं, यदि 1/6 से कम का ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट यदि कम है, तो आप मैक्सिमम जो मैन होल है वो आप 20 मीटर के इंटरवल पे रख सकते हैं। लेकिन यदि 1/6 या उससे अधिक का ग्रेडियंट 1/5 है 1/4 है, तो आपको मैक्सिमम 10 मीटर के इंटरवल पे आपको मैन होल देना ही देना है। मैन होल का हाइट का बात किया मैंने, डेप्थ का बात किया, विड्थ का बात किया। और आपका रैंप में सिर्फ क्रॉलर माउंटेड मशीन ही चलता है। रैंप को हम लोग एक बार में 50 मीटर तक ही हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो रैंप में सिर्फ क्रॉलर माउंटेड मशीन, याद रखिएगा। और एक बेंच से दूसरे बेंच को ज्वाइन करने के लिए ये रैंप होता है। ये समझ गए। आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन दे देगा, हो सकता है कि हम इतना सारा जो क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, जो पॉइंट आउट आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, उसमें कोई क्वेश्चन आपके साथ आ जाए, इसलिए आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट शुड बी द विड्थ ऑफ द पारापीट वॉल। अच्छा, जो पारापीट वॉल का आपका जो टॉप का विड्थ पूछा जा रहा है। पारापीट वॉल क्या होता है, यदि आपका ये हॉल रोड है, मान के चलिए ये आपका हॉल रोड है और इधर आपका खाई है, इधर भी आपका खाई है, तो यदि गाड़ी उधर से आ रहा है, मान लीजिए इधर ढलान है, तो गाड़ी आ रहा है, बाई द वे यदि ड्राइवर किसी कारणवश ध्यान नहीं दिया या उसका स्टीयरिंग कटा नहीं, स्टीयरिंग पे कंट्रोल नहीं रहा, स्टीयरिंग फेल कर गया, तो गाड़ी आपका तोड़ के बाहर निकल जाएगा। तो बाहर निकल जाएगा, किधर गिर जाएगा, खाई की तरफ गिर जाएगा, खाई की तरफ गिर जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। इस चीज़ को रोकने के लिए खाई की तरफ आपका पारापीट वॉल बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, पारापीट वॉल। याद रखिएगा, ये चीज़ समझ गए कि पारापीट वॉल कहाँ बनाया जाता है। तो पारापीट वॉल का कोई डायमेंशन भी होगा, यदि डायमेंशन नहीं रहेगा तो छोटा बना के निकल जाएगा, छोटा बना के निकल जाएगा तो गाड़ी पार हो गया, एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए उसका एप्रोप्रिएट आपका उसका डायमेंशन भी दिया हुआ है कि कम से कम उतना होना ही चाहिए। तो जो आपको पारापीट जो वॉल बनाया जाता है ना, वो आपका इस टाइप का होता है, देख लीजिए इस टाइप का आपका पारापीट वॉल होता है। और ये आपका हॉल रोड होता है, ये आपका हॉल रोड होता है। इधर आपका क्या है, ये आपका खाई साइड था, ये आपका क्या साइड था, खाई साइड था। ये भी आप समझ लीजिएगा, खाई तरफ बनाया जाता है पारापीट वॉल। तो बोला जाता है कि टॉप जो है ना, इसका टॉप का चौड़ाई आपका 1 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, 1 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। और जो बॉटम का जो चौड़ाई है वो आपको 2.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, 2.5 मीटर से आपका कम नहीं होना चाहिए। ये आप समझ गए। और इसका जो हाइट है, हाइट यहाँ पे जो सबसे चौड़ा डंपर चलता है, सबसे बड़ी डंपर, चौड़ी नहीं, सबसे बड़ी डंपर, उसका जो आपका जो व्हील का जो डाया है, उसका जो चक्का का डाया है, डायमीटर ऑफ व्हील, डाया ऑफ व्हील ऑफ लार्जेस्ट व्हीकल, लार्जेस्ट व्हीकल, सबसे जो चौड़ी डंपर है उसका जो चक्का का जो डाया है उससे कम नहीं होना चाहिए। ये तो आप समझ गए कि टॉप का 1 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, बॉटम का 2.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, हाइट उसका चक्का का 2.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। खाई की तरफ बनाया जाता है, हॉल रोड में बनाया जाता है, जनरली कहाँ होता है, ओपन कास्ट में होता है। ये सारा चीज़ था आपका पारापीट वॉल के बारे में। ये हो गया। एक वर्ड आता है आपका इम्बैंकमेंट, इम्बैंकमेंट, ये समझिएगा। इम्बैंकमेंट क्या होता है, जस्ट इसका डायमेंशन भी आपका जो इम्बैंकमेंट का है वो जस्ट आपका पारापीट वॉल का जैसा होता है, उसका डायमेंशन का बात में किया अभी, ठीक है, पारापीट वॉल जैसा, ये समझ गए। ये कहाँ बनाया जाता है, यदि ये माइंस है आपका, ठीक है, और इधर आपका ये नदी क्रॉस है,
किसी कारणवश बरसात के महीने में बाढ़ आ गया, नदी पे बहुत ज़्यादा जल की धारा बहने लगी, तो क्या हो सकता है कि इसको तोड़ के माइंस में पानी घुस सकता है। इस चीज़ को रोकने के लिए ये आपका नदी, ये आपका माइंस का ओपनिंग, इसके बीच में क्या बनाया जाता है, एम्बैंकमेंट बनाया जाता है। ये तो आप समझ गए एम्बैंकमेंट के बारे में। अब आते इस क्वेश्चन पे डील करते हैं कि व्हाट शुड बी द विड्थ ऑफ द टॉप ऑफ पारापीट वॉल। तो पारापीट वॉल का टॉप का विड्थ क्या होना चाहिए, टॉप का विड्थ क्या होना चाहिए, 1 मीटर से कम नहीं। तो आपको नॉट लेस देन 1 मीटर, तो आप ये ऑप्शन में टिक आउट कीजिएगा। ये आप समझ गए। नॉट लेस देन 2.5 मीटर, ये किसका, ये आपका बॉटम का है। ये आप समझ लीजिए, दोनों चीज देख लिए। नॉट लेस देन द हाइट ऑफ द लार्जेस्ट डंपर टायर, ये इसका हाइट है। किसका हाइट है, आपको पारापीट वॉल का हाइट है। मिनिमम हाइट आपको इतना तो होना ही चाहिए, इससे ज़्यादा आप रखेंगे कोई दिक्कत नहीं, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से और आपको फायदेमंद है। नॉट लेस देन 1.8 मीटर, ये आपका मैन होल का हाइट है। इसका हाइट है मैन होल का, समझ गए। तो ये आप समझ गए मैन होल का हाइट है। यदि इसका डेप्थ पूछा जाता है, मैन होल का डेप्थ, मैन होल का डेप्थ, तो आपका 1.2 मीटर से नॉट लेस देन होना चाहिए, मतलब कम नहीं होना चाहिए। ये चीज़ समझ के आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मिनिमम विड्थ ऑफ होल रोड इन बेंड्स या कॉर्नर। मतलब क्या है कि जो मिनिमम चौड़ाई होनी चाहिए हॉल रोड का कॉर्नर पे, मतलब टर्निंग पे, बेंड्स मतलब जहाँ मुड़ा रहता है, जहाँ पर आपका कॉर्नर है। तो हम लोगों ने आपके साथ एक वीडियो अपलोड किया था हॉल रोड को लेकर। मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हॉल रोड का आपको लिंक दे दूंगा। यदि आप हॉल रोड का वीडियो अभी तक देखे नहीं है तो जाकर आप इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक को क्लिक कीजिए और आप हॉल रोड का कंप्लीट जानकारी पाइए। और आपको हॉल रोड को लेकर किसी भी प्रकार का आपको क्वेश्चन छूटेगा नहीं, क्योंकि इसमें हॉल रोड के बारे में आपके साथ कंप्लीट डिस्कशन भी किया हूँ और साथ ही साथ इससे जुड़े हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी डिस्कस किया हूँ। और एक बहुत खुशी की बात है कि हॉल रोड का वीडियो अपलोड करने के बाद आपका एक एग्जाम हुआ था NCL का, जिसमें हॉल रोड का सेम टू सेम क्वेश्चन जो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव में डाला तो वो क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप जरूर जाकर देख लीजिए, आपको बहुत अधिक फायदा होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि हॉल रोड में जो ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो हॉल रोड का कुछ एक प्रॉपर विड्थ होता है, ताकि जो ओपन कास्ट में जो मशीनरीज जो चल रहे हैं ना, उसमें एक्सीडेंट का जो रेट है वो कम हो जाए। आप आपस में एक दूसरे से भिड़े नहीं, एक दूसरे को ठोके नहीं, इतना आपका विड्थ होना चाहिए। तो क्या विड्थ होना चाहिए, कोई तो डायमेंशन होना चाहिए ना। तो बोला जाता है कि यदि आपका सिंगल वे है, सिंगल वे कहने का मतलब क्या है कि गाड़ी आपका एक ही तरफ से जा रहा है, उधर से गाड़ी आ नहीं रहा है, समझ गए, मतलब एक तरफ से जा रहा है ना। जो सबसे चौड़ा डंपर है, सबसे चौड़ा डंपर, सबसे चौड़ी डंपर, सबसे चौड़ी डंपर, वाइडेस्ट डंपर, सबसे चौड़ी डंपर और प्लस 5 मीटर से कम नहीं, याद रखिएगा, से कम नहीं। ये सिंगल वे का है। यदि विदाउट सिंगल वे है, मतलब क्या है, दो तरफा रास्ता है, आना जाना उसी रास्ता में होता है। विदाउट वन वे बोलिए या सिंगल वे बोलिए, एक ही चीज़ है। विदाउट वन वे, विदाउट वन वे का मतलब क्या होता है, गाड़ी इसी रोड में जा रहा है और उधर से आ भी रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग विदाउट वन वे। उसका विड्थ क्या होना चाहिए, जो सबसे चौड़ी डंपर है, वाइडेस्ट डंपर का, सबसे चौड़ी डंपर का चौड़ाई, या सबसे बड़ा डंपर भी बोल सकते हैं, का चौड़ाई का आपका 3 गुना और प्लस 5 मीटर से कम नहीं। यहाँ तक आप समझ गए। ये तो था कि वन वे और विदाउट वन वे। लेकिन जहाँ पर बेंड्स होते हैं, तो बेंड्स में बोला गया है कि आपको कोशिश करना है कि बेंड्स, आपको कॉर्नर्स होते हैं, कॉर्नर्स जैसे कोई रास्ता है और ऐसे का टर्निंग हुआ, तो ये टर्निंग आपको इस टाइप का बनाना है कि जो डंपर का जो ब्रेकिंग डिस्टेंस होता है इसका 3 गुना तक आपको साफ साफ दिखाई दे। तो यदि मान लीजिए डंपर ब्रेक लगाता है और 20 मीटर में रुकता है, तो दैट इज कॉल्ड ब्रेकिंग डिस्टेंस ऑफ दैट डंपर। अब 20 का 3 गुना मतलब 60 मीटर। मैंने आपको क्या बोला कि डंपर का जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है उसका 3 गुना तक उसको साफ साफ दिखाई देना चाहिए। तो 3 गुना तक साफ साफ दिखाई देना चाहिए किसी डंपर का। 20 मीटर है ब्रेकिंग डिस्टेंस, उसका 3 गुना मतलब कितना, 60 मीटर हो गया। तो 60 मीटर का टर्निंग देना, दैट इज नॉट, मतलब जल्दी जनरली ये मतलब माइंस में देखा नहीं आता, उतना उसका जगह नहीं रहता है। उस केस में बोला जाता है कि जहाँ पर ये व्यवहारिक तौर पर उपयोग में नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, रेजोल्यूशन में लिख दिया गया है, तो उस कंडीशन में आपको टर्निंग ऐसा बनाना है वहाँ पर कि जो वहाँ पर हॉल रोड जो जा रहा है ना, वो हॉल रोड सेपरेट हॉल रोड होना चाहिए। सेपरेट हॉल रोड मतलब क्या हो गया कि एक तरफ से जाना, एक तरफ से आना। अब उस सेपरेट हॉल रोड का जो विड्थ होना चाहिए ना, जो सबसे चौड़ी डंपर है, सेपरेट हॉल रोड, याद रखिएगा, लिखते रहिएगा आप लोग कॉपी में सेपरेट हॉल रोड, HR लिख दिए। सेपरेट हॉल रोड का जो विड्थ होना चाहिए, सबसे जो चौड़ी डंपर है का 2 गुना प्लस 3 मीटर से कम नहीं।
के 2 गुना प्लस 3 मीटर से कम नहीं, सबसे छोटी डंपर का 2 गुना प्लस 3 मीटर से कम नहीं। ये 3 चीज़ आप देखें, यदि सिंगल वे है तो छोटी डंपर का सबसे बड़ी डंपर का चौड़ाई प्लस 5 मीटर से कम नहीं। विदाउट वन वे है तो जो सबसे बड़ा डंपर चल रहा है या चौड़ा बोलिए तो उसका 3 गुना प्लस 5 मीटर से कम नहीं। यदि कॉर्नर पे पॉसिबल नहीं है वो कंडीशन, तो यदि सेपरेट रोड बना रहे हैं तो सेपरेट रोड का चौड़ाई का डबल प्लस 3 मीटर से कम नहीं। अब आपको देखना है क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, मिनिमम विड्थ ऑफ हॉल रोड इन बेंड्स एंड कॉर्नर। बेंड्स एंड कॉर्नर में क्या था, 2 गुना प्लस 3 मीटर। आपको देखना है 2 गुना प्लस 3 मीटर, 2 टाइम्स प्लस 5 मीटर, तो ये आपका होगा नहीं। 2 टाइम्स प्लस 3 मीटर, ये आपका राइट आंसर है। यहाँ तक आप समझे। आगे हम लोग देखते हैं, विड्थ ऑफ द लार्जेस्ट व्हीकल प्लस 3 मीटर। विड्थ ऑफ द लार्जेस्ट व्हीकल प्लस 3 मीटर, ये किसी का नहीं होता है, ये आपका कोई ऑप्शन होगा नहीं। 3 टाइम्स ऑफ द लार्जेस्ट व्हीकल प्लस 5 मीटर, तो 3 टाइम्स ऑफ लार्जेस्ट व्हीकल प्लस 5 मीटर, ये किसका है, विदाउट वन वे का। किसका है आपका, विदाउट वन वे, विदाउट वन वे का, समझ गए। 2 टाइम्स ऑफ लार्जेस्ट व्हीकल प्लस 5 मीटर, इसमें कंफ्यूज करता है बहुत कोई कि ये आपको ये क्वेश्चन को आपको टिक आउट करके आ जाएगा, ये आपको बता दिए नहीं होगा, ये आपको समझा दिए कि 3 टाइम्स का है तो विड्थ ऑफ लार्जेस्ट व्हीकल प्लस 3 मीटर। यहाँ पर यदि आपका 5 मीटर लगा देता, यहाँ पर यदि आपका 5 मीटर लगा दिया जाता तो क्या हो जाता, ये आपका जो वन वे है उसका आपका चौड़ाई हो जाता। ये आप समझ गए। क्वेश्चन नंबर 3 आप समझ गए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 में क्या बोला जा रहा है कि मिनिमम विड्थ ऑफ विदाउट वन वे। विदाउट वन वे मतलब क्या बताए थे हम, विदाउट वन वे हॉल रोड। तो विदाउट वन वे हॉल रोड का विड्थ मैंने आपको अभी समझाया था कि जो वाइडेस्ट डंपर है का 3 गुना प्लस 5 मीटर इन एन ओपन कास्ट माइंस डिप्लॉइंग 4 मीटर वाइड डंपर्स, मतलब 4 मीटर चौड़ी एक डंपर डिप्लॉय किया गया तो हॉल रोड का चौड़ाई क्या होगा, तो विड्थ क्या 4 हो जाएगा, गुना क्या 3 और यहाँ क्या हो जाएगा 5 मीटर, टोटल क्या हो जाएगा 4 3 12 5 17 मीटर। किस केस में, विदाउट वन वे का केस में। यदि ये सिंगल वे रहता मतलब वन वे रहता तो इसका चौड़ाई क्या होता है, तो क्या था वाइडेस्ट प्लस 5 मीटर, तो आपको वाइडेस्ट क्या था 4 मीटर और प्लस 5 हो जाएगा, टोटल क्या हो जाता है 9 मीटर। 9 मीटर से कम नहीं। ये तो आप समझ गए। यदि बेंड्स के बारे में पूछता है, बेंड्स कि बेंड्स में क्या इसका विड्थ होगा, मतलब कॉर्नर पे, तो बेंड्स पे क्या हो जाता है, क्या बताएं, 2 गुना प्लस 3 मीटर। वाइडेस्ट का 2 गुना प्लस 3 मीटर, वाइडेस्ट कितना 4 है का 2 गुना सॉरी यहाँ प्लस 3 मीटर, 4 दूनी 8 3 11 मीटर। अब यहाँ पर 4 मीटर दिख रहा है, ये तो आपका होगा नहीं। 9 मीटर, 9 मीटर किसका है, वन वे का। तो एक तो न्यूमेरिकल हम लोग कर लेते, आपका सारा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। 17 मीटर किसका है, विदाउट वन वे का, विदाउट वन वे, ये हो गया। 11 मीटर किसका है, 11 मीटर देखिएगा बैंड्स का, मैंने बैंड्स वाला हॉल रोड है तो आपको इतना रखना है, ये समझ गए। अब हम लोग आगे आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ओवरऑल स्लोप ऑफ बेंच इन वेस्ट डंप शैल नॉट एक्सीड। जो हम लोग वेस्ट डंप हम लोग जो बनाते हैं उसका ओवरऑल स्लोप क्या होना चाहिए। देखिए सबसे पहले जो हम लोग डंप बनाते हैं, जो हम लोग कोयला को निकालने के लिए जो कोयला के अलावा जो कुछ भी मिलता है उसको हम लोग वेस्ट बोलते हैं। उस वेस्ट को हम लोग किसी एक जगह में स्टोर करके रखते हैं, जमा कर रखते हैं, दैट इज कॉल्ड वेस्ट डंप। तो वेस्ट डंप का हाइट क्या होना चाहिए, तो सिंगल स्टेज में आपका 30 मीटर से, सिंगल स्टेज में हम लोग 30 मीटर रख सकते हैं हाइट। 30 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 30 मीटर से अधिक नहीं, ठीक है। और यदि फिर से हम लोग स्टेज बनाएंगे तो इस तरह करके हम लोग 3 गो स्टेज बना सकते हैं। तो 3 गो स्टेज बना कितना कर सकते हैं, ये 30 हो गया, दूसरा भी कितना हो जाएगा 30, तीसरा भी क्या उतना है 30। तो बोला जाता है कि आपको हाइट आपको 90 मीटर से ज़्यादा नहीं होगा, 90 मीटर से आपको ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लिखा हुआ है क्या कि सिंगल स्टेज में आपको 30 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। और इस तरह करके स्टेज वाइज आप बनाइएगा तो आप टोटल 3 स्टेज बना सकते हैं डंप में, टोटल 3 स्टेज, ये समझ गए। और इस तरह का जो स्टेज वाइज हम लोग डंपिंग करेंगे ना, इसको हम लोग बोलते हैं टेलीस्कोपिक डंपिंग, टेलीस्कोपिक डंपिंग, ये आप समझ गए। 30 मीटर मैंने आपको साथ समझा दिया। अब बोला जाता है कि इसका ओवरऑल स्लोप पूछा जा रहा है, ओवरऑल स्लोप ऑफ बेंच, ओवरऑल स्लोप ऑफ बेंच समझिएगा कैसे निकालना है। सबसे जो ऊपर का जो बेंच है उसका आपका सबसे टॉप, और सबसे जो लोअर मोस्ट बेंच है इसका आपका टो। तो टॉप और इसका टो दोनों को मिला देने से एक लाइन बनता है, दैट इज कॉल्ड ओवरऑल स्लोप। ये ओवरऑल स्लोप आपका रेगुलेशन में दिया हुआ है कि आपका 1 इन
1.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1/1.5 से आपका अधिक नहीं होना चाहिए। ये समझ गए। ये 1/1.5 को यदि आप एंगल में चेंज कीजिएगा तो आपका लगभग में 34 डिग्री के करीब आएगा, 34 डिग्री। तो 1/1.5 आपको देखना है कहाँ पर है, ये आपका है, ये आप राइट आंसर लगा के आइएगा। आगे क्या है, 1/10 आपको बताए थे, 1/10 आपका रैंप का मैक्सिमम ग्रेडियंट है, ये समझ गए। 1/16 आपका हॉल रोड का आपका मैक्सिमम ग्रेडियंट है। हॉल रोड इज कॉल्ड लाइफ लाइन ऑफ एनी माइन, ओपन कास्ट का, याद रखिएगा। हॉल रोड को हम लोग ओपन कास्ट का लाइफ लाइन बोलते हैं। हॉल रोड यदि आपका अच्छा रहा तो बाकी आपका सब कुछ अच्छा रहेगा, प्रोडक्शन वगैरह सब कुछ। 1/1 को यदि एंगल में चेंज करेंगे तो आपका 45 डिग्री आएगा। और 45 डिग्री कहाँ पर है, आप लोग कहीं पढ़े होंगे, जो मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग है, मैनुअल ओपन कास्ट जो वर्किंग है उसका जो बेंच का, और मैनुअल ओपन कास्ट का जो बेंच का जो मैक्सिमम जो स्लोप या इंक्लाइनेशन बोलिए, वो आपको 45 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये आप समझ गए। आगे हम लोग फर्दर आगे बढ़ते हैं। इसमें और कुछ ऐसा कुछ जानने के लायक और कोई पॉइंट नहीं था। और इसमें आपको बता दिए टेलीस्कोपिक डंप के बारे में भी बताएं, और आपको इसमें 3 स्टेज तक हम लोग मैक्सिमम कर सकते हैं, ये सारा चीज़ था। और क्या है, ये जो हम लोग डंप बनाते हैं तो ये डंप का जो आपका टो है और आपका जो माइन है, माइन मान लीजिए ये आपका माइन्स है, यहाँ पे ये आपका पूरा माइन्स वाला एरिया है, तो माइन का ओपनिंग और डंप का टो के बीच का डिस्टेंस कम से कम आपको 100 मीटर होना ही चाहिए, मतलब 100 मीटर के अंदर आपका आना नहीं चाहिए, ये याद रखिएगा। ये भी चीज़ है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि द टो ऑफ ओबी डंप सेल नॉट एक्सटेंड, बस वही क्वेश्चन जो मैंने अभी आपके साथ जो डिस्कस किया। द टो ऑफ ओबी डंप सेल नॉट एक्सटेंड टू एनी पॉइंट विद इन इतना मीटर ऑफ माइन ओपनिंग, मतलब माइन ओपनिंग के कितना मीटर के अंदर हमको कोई भी ओबी डंप को हमको एक्सटेंड नहीं करना है। तो मैंने आपको अभी क्या बताया था कि 100 मीटर के अंदर नहीं आना चाहिए, विद इन 100 मीटर आपको अंदर आना ही नहीं चाहिए, विद इन 100 मीटर ऑफ माइन ओपनिंग, माइन ओपनिंग 100 मीटर के अंदर आपका बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। ये आपका मान के चलिए, ये आपका डंप है, मान के चलिए ये आपका डंप है, और ये आपका ये माइन एरिया है इधर, तो ये मान के चलिए माइन का ओपनिंग है। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए ना, वो आपको मिनिमम तो आपको 100 मीटर तो होना ही चाहिए। डंप का टो और माइन का ओपनिंग के बीच का जो डिस्टेंस आपको मिनिमम 100 मीटर तो होना ही चाहिए। तो आपको देखना है कि 100 मीटर कहाँ लिखा हुआ है, तो आपका ये ऑप्शन में लिखा हुआ है। ये तो आपने सही आंसर ढूंढा। 45 मीटर क्या है, 45 मीटर के अंदर, जैसे ही आपका जो आपको माइन है, यदि आप वर्किंग चला रहे हैं, माइन वर्किंग आपको हो रहा है, तो कोई भी वर्किंग प्लेस से आपका 45 मीटर के अंदर कोई भी पब्लिक रोड या रेलवे नहीं आना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, यदि आपका ये माइन यहाँ वर्किंग चल रहा है मान के चलिए, तो इसके 45 मीटर के अंदर आपको वर्किंग नहीं करना। यदि कोई रेलवे क्रॉसिंग किया है या फिर कोई पब्लिक रोड को क्रॉस किया है, तो कम से कम आपको मिनिमम 45 मीटर का सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। 45 मीटर के अंदर आपको काम नहीं करना है, किसी भी पब्लिक रोड या फिर कोई भी आपका रेलवे के हमको 45 मीटर के अंदर काम नहीं करना है। तो ये आप समझ गए। 90 मीटर क्या समझिएगा, जो रिजर्व स्टेशन जो होता है, जो रिजर्व स्टेशन होता है, समझिएगा सारा चीज़ आपको समझ में आएगा, बस आप देखते रहिए। रिजर्व स्टेशन रेगुलेशन नंबर 189 है। तो रिजर्व स्टेशन जो अंडरग्राउंड में होता है, उसके 90 मीटर के अंदर कोई लाइव वायर नहीं होना चाहिए, 90 मीटर के अंदर कोई लाइव वायर नहीं होना चाहिए। और 18 सेंटीमीटर के रेडियस में, सॉरी 18 मीटर होगा, 18 मीटर के रेडियस में आपको स्टोन डस्टिंग करके रखना है। और स्टोन डस्टिंग का, जिसको इनकम्बसिबल डस्ट भी बोलते हैं, उसका थिकनेस मिनिमम आपको 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, मिनिमम। ब्लैक से लिख देते हैं, आपको मिनिमम जो थिकनेस इनकम्बसिबल डस्ट का जो होना चाहिए, वो आपको 2 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर से, नॉट लेस देन 2 सेंटीमीटर। ये इनकम्बसिबल जो डस्टिंग करते हैं रिजर्व स्टेशन के 18 मीटर के रेडियस में, उसका थिकनेस मैंने आपको बताया। और उसके 90 मीटर के अंदर कोई आपका लाइव वायर आपका क्रॉस नहीं करना चाहिए।
और सर्कुलर के अनुसार ब्लास्टिंग से पहले, सर्कुलर के अनुसार ब्लास्टिंग से पहले, बिफोर ब्लास्टिंग, बिफोर ब्लास्टिंग आपको 90 मीटर के अंदर, 90 मीटर के अंदर, विद इन 90 मीटर आपको वाटर स्प्रेइंग करना है। क्या करना है? वाटर स्प्रेइंग करना, वर्किंग फेस का, याद रखिएगा। कोई जो आपका वर्किंग फेस है ना, उस वर्किंग फेस के 90 मीटर के अंदर ब्लास्टिंग से पहले आपको वाटर स्प्रेइंग करना है। ये आप समझ गए। ये 60 मीटर क्या है? ये 60 मीटर क्या है? यदि आपका जो माइन ओपनिंग है, जो आपको माइन का आउटलेट्स है, या फिर जो आपका माइन से हम लोग घुसते हैं, इंट्रांस है, उसके यदि 60 मीटर के अंदर कोई एक्टिव फायर लगा है सरफेस पर, सरफेस पे कोई यदि 60 मीटर के अंदर कोई एक्टिव फायर लगा है, तो उस सीम में, जो सीम का जो आउटलेट्स है, उस सीम में, जो उस सीम के आउटलेट्स के यदि सरफेस पर 60 मीटर के अंदर किसी कूड़ा करकट में या फिर कोई स्पॉन्टेनियस हीटिंग है, या 60 मीटर के अंदर किसी प्रकार का आपका एक्टिव फायर है, तो आपको किसी भी आदमी को उस सीम में आपको काम लगवाने के लिए नहीं भेजना है। तो ये आप समझ गए, ये 60 मीटर वाला ये क्राइटेरिया है। दूसरा क्या है? आपको 60 मीटर के अंदर जो आपका वर्किंग जो फेस होता है, जो एक्टिव वर्किंग फेस, जो आपका एक्टिव जो वर्किंग फेस है, थोड़ा सा राइटिंग खराब है, थोड़ा सा लिख लीजिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप लिखते जाइएगा। जो आपको जो एक्टिव जो वर्किंग फेस है, उसके 60 मीटर के मतलब विद इन 60 मीटर, वर्किंग फेस के 60 मीटर के अंदर आपको जितने भी जो डस्ट जो आपको जमे हुए हैं, उसको आपको साफ कर देना है, कि आपको किसी प्रकार का कोल्ड डस्ट ना जमे। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग? पानी से उसको धो देते हैं। क्या कर देते हैं? पानी से धो देते हैं, वॉशिंग कर देते हैं, वाटर वॉशिंग, याद रखिएगा। फ्रॉम वाटर वॉशिंग कर देते हैं किसको? 60 मीटर के अंदर किसी वर्किंग फेस के। ये सारा चीज़ हम लोग इस क्वेश्चन में देखें। यदि ये क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इस तरह की यदि वीडियोज़ को अपलोड कर रहा हूँ आने वाले टाइम में रेगुलर इंटरवल पे, तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे और आप इस क्लास को करके आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकें। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के समक्ष इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज में लेकर आऊँ कि ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। बस आपको सपोर्ट करने की जरूरत है और मैं आप लोगों के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, चलिए देरी ना करते हैं हम लोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट फॉर अ डंपर ऑपरेटर। डंपर ऑपरेटर का जो सबसे जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट सबसे इंपॉर्टेंट वो क्या होता है? वो आपका सीट बेल्ट होता है। क्या होता है? आपका सीट बेल्ट होता है। आपको सीट बेल्ट देखना है कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर आपका डी में लगा हुआ है। ये समझ गए। आगे सेफ्टी ग्लव्स कहाँ लोग पहनते हैं? देखिए, यदि आपका कोई इलेक्ट्रिक शॉवेल आपका मशीन चल रहा है अंडरग्राउंड, चाहे ओपन कास्ट में, यदि अंडरग्राउंड ओपन कास्ट में इलेक्ट्रिक शॉवेल चलता है, अंडरग्राउंड में आपका एसडीएल वगैरह चलता है, यदि कोई भी ऐसा इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट आपका अंडरग्राउंड में चल रहा है, तो वहाँ पर केबल होते हैं। तो केबल को हैंडल करने के लिए आप नंगे हाथ से उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। उसमें हम लोग क्या करते हैं? सेफ्टी ग्लव्स का यूज़ करते हैं। याद रखिएगा, कोई केबल को हैंडल करने के लिए, केबल हैंडलिंग में, याद रखिएगा, ये समझे। दूसरा क्या है? ईयर मफ। ईयर मफ मतलब कान को हम लोग ढकते हैं, कि मतलब यदि बहुत अधिक साउंड वाला कंडीशन में यदि हम लोग काम कर रहे हैं तो हम लोग को बहरापन का शिकायत हो सकता है। इसीलिए बोला जाता है कि जब आपका 115 dBA, बोला जाता है कि 115 dBA, ए क्या होता है? हम बताए थे इंडस्ट्रियल नॉइज को हम लोग ए से दर्शाते हैं, बाकी dB इज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, साउंड की तीव्रता है। तो 115 dBA या इससे अधिक हो जाए तो हमको जो ईयर प्रोटेक्शन के लिए, ईयर प्रोटेक्शन कान के बचाव के लिए हमको उसको पहनना है। इसीलिए कान के बचाव के लिए क्या पहनना है? ईयर मफ पहनना है, कि अधिक साउंड में हमारा कान खराब ना हो जाए। ईयर प्रोटेक्शन, ईयर प्रोटेक्शन के साथ ही आपको काम करना, ये हो गया। एक आता है आपका 85 dBA। देखिएगा 85 dBA यदि आपका वहाँ का साउंड का इंटेंसिटी है तो वो आपका वार्निंग लिमिट है। मतलब आपको सचेत हो जाना है कि यहाँ पर हमारा कान खराब हो सकता है लंबे समय तक यदि हम काम करेंगे तो। ये समझ गए। 90 dBA, 90 dBA में क्या होता है? ये आपका डेंजर लिमिट है, याद रखिएगा। 90 dBA पहुँच गया, इसका मतलब आपके लिए 100% एक खतरा है। और इसी तरह बढ़ते बढ़ते 115 तक आपको समझा दिए, जैसे 115 पहुँच जाएगा आपको विदाउट ईयर प्रोटेक्शन का आपको काम नहीं करना उस जगह पे। ये हो गया। 140 dBA जहाँ से हो गया, 140 dBA या उससे अधिक हो गया, तो वहाँ पर नॉट अलाउड टू वर्क, नॉट अलाउड टू वर्क, मतलब किसी को भी काम करने के लिए नहीं दिया जाएगा, चाहे आप ईयर का प्रोडक्शन लीजिए, कुछ भी लीजिए। ये था आपका साउंड का थोड़ा सा, मैंने आपके साथ एक ब्रीफ सा आपके साथ डिस्कस किया, ताकि आपका यदि कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम पेपर में आ जाए तो आप उसको आराम से हैंडल कर सके। ये हो गया। गॉगल्स, ये तो ईयर मफ आप समझ गए। ईयर मफ नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में डंपर ऑपरेटर सबसे मस्ट आपका सीट बेल्ट होता है। कारण क्या है कि यदि गाड़ी आप स्पीड में चला रहे हैं और यदि आपके आगे में कोई गाड़ी चल रहा है, आपका यदि किसी प्रकार आपको आँख का झपकी आ गया या फिर आप देखे नहीं,
मोबाइल फ़ोन बात करते वक्त यदि आप चलाने लगे गाड़ी को स्पीड में, तो ये अगला को मारिएगा तो क्या हो सकता है, आपको एक्सीडेंट हो सकता है, आपकी मौत हो सकती है। यही कारण है कि सीट बेल्ट आपको पकड़ के रखता है, आपको आगे जाने नहीं देता है, आप बचे रहते हैं। ये हो गया सेफ्टी ग्लव समझा चुके हैं, एयर समझा चुके हैं। गॉगल्स क्या होता है, यदि बहुत ज़्यादा डस्टी एटमॉस्फेयर में काम कर रहे हैं तो क्या होता है कि वो जो डस्ट के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो आपको आँख का कॉन्टैक्ट में आ जाएगा। जब आपका आँख का कॉन्टैक्ट में आ जाएगा तो जो आपका जो विजन है वो आपको कम हो जाता है और आपको डस्ट एलर्जी हो जाता है। यही कारण है, इस सब चीज़ से बचने के लिए आपको गॉगल्स का यूज़ करना है। ये आप समझ गए। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। इसके यदि आपको इस क्लास के रिगार्डिंग, संतोष क्लास के रिगार्डिंग यदि आपको किसी प्रकार का, यदि आपको ऐसे हम लोग ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किए हुए हैं, किसी प्रकार का यदि आपको क्लास करना है या इसके रिगार्डिंग आपको किसी प्रकार डिटेल्स चाहिए तो आप इस नंबर पे जाकर इस पर आप कॉल कर सकते हैं, ये आपको फर्दर डिटेल्स बता देंगे। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या, द मैक्सिमम हाइट एंड विड्थ ऑफ द गैलरी, यहाँ पर गैलरी लिखा हुआ है, ये आपका गैलरी होगा, ठीक है। गैलरी ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ कोल सीम सेल बी, मतलब क्या बोला जा रहा है कि डेवलपमेंट के समय जो हम लोग कोल सीम का जो डेवलपमेंट करते हैं, जो कोयला निकालते हैं, कोयला निकालने के दो तरीके हैं, डेवलपमेंट और डिप्लरिंग। डेवलपमेंट सर, डेवलपमेंट वर्क कौन सा रेगुलेशन में आता है, ये भी क्वेश्चन आपका आता है। डेवलपमेंट वर्क यह आपका रेगुलेशन नंबर 111 में आता है, और यदि रेगुलेशन 112 पूछा जाए तो आपको डीपिलरिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। अब उस रेगुलेशन में ये बोला गया है 111 में कि यदि आप किसी कोल सीम का यदि डेवलपमेंट के द्वारा आप यदि कोयला को निकाल रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो गैलरी जो फॉर्म होता है उस गैलरी का मैक्सिमम हाइट और विड्थ क्या रख सकते हैं। तो मैक्सिमम जो हाइट यदि बोला जाए इस रेगुलेशन के अनुसार, समझिएगा, यदि हाइट बोला जाए तो हाइट HIGST, हाइट आपका 3 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 3 मीटर, 3 मीटर से ज़्यादा नहीं, ये समझ गए। और यदि इसका यदि विड्थ पूछा जाए, चौड़ाई पूछा जाए उस गैलरी का, तो आपको 4.8 मीटर से आपको ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब आपको देखना है कि कहाँ पर ये लिखा हुआ है। अब क्या है कि आपको ध्यान रखना है, क्या पूछा गया, आगे हाइट पूछा गया, उसके बाद विड्थ है, तो हाइट आपको आगे जाना है, हाइट आपको 3 मीटर, 3 मीटर आपको देखना है, तो 3 मीटर यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, तो यहाँ नहीं है आपका 3 मीटर। आगे आपका हाइट था, तो हाइट आपको क्या देखना है, तो हाइट द मैक्सिमम हाइट एंड विड्थ ऑफ द गैलरी, तो हाइट आपका 3 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए, तो आपका यहाँ पर हाइट 3 मीटर, यहाँ पर 4.2 मीटर, ये विड्थ है। विड्थ क्या 4.8 होना चाहिए था, ये आपका होगा नहीं। हाइट आपका 3 मीटर 4.8 आपको होगा नहीं। लेकिन यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया है, आपका आगे 3 मीटर होगा और 4.8 मीटर इधर होगा, यही ऑप्शन आपका सही होगा। अरेंज थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, इसको थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। कोई भी गैलरी 2.4/2.4 कहाँ होता है, 2.4 आपका हाइट और 2.4 आपका विड्थ। ये आपका वाटर लॉग एरिया में कभी भी हम लोग फेस चलाते हैं ना, वाटर लॉग एरिया में यदि हम लोग कोई भी फेस चलाते हैं तो वो जो फेस चलाते हैं तो उसका जो गैलरी का जो मैक्सिमम हाइट एंड विड्थ आपका 2.4 × 2.4 का आपका होना चाहिए। ये हो गया। जब हम लोग वाटर लॉग एरिया में कभी भी हम लोग फेस को चलाते हैं, गैलरी हम लोग चलता है, उस केस में आपको प्रत्येक 5 मीटर पे, ये भी थोड़ा लिख लीजिएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको एक क्वेश्चन में बहुत सारे पॉइंट्स आपको बता दूँ कि ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। एवरी 5 मीटर के इंटरवल पर कहाँ पर बात कर रहे हैं, वाटर लॉग एरिया, ये भी याद रखिएगा। वाटर लॉग एरिया में प्रत्येक 5 मीटर के इंटरवल पे फ्लैंक होल बनाए जाते हैं, बहुत बार पूछा गया है। फ्लैंक होल बनाए जाते हैं। और वाटर लॉग एरिया में जैसे हम लोग फेस में जो ड्रिल करते हैं तो उसमें एक हम लोग एडवांस बोरहोल भी करते हैं, याद रखिएगा ये चीज़। इसको ब्लैक पेन से लिख देते ताकि आप लोग अलग कर पाएँ। एडवांस बोरहोल किया जाता है, क्यों, एबनॉर्मल वाटर सीपेज को पता करने के लिए। फ्लैंक होल को भी वही पर्पस रहता है और एडवांस बोरहोल का भी वही पर्पस रहता है। तो एडवांस बोरहोल का आपको लंबाई पूछा जाता है, तो एडवांस बोरहोल का जो लेंथ आपको मिनिमम ऐसे किसी भी कंडीशन में आपका 3 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, ये भी है, याद रखिए रेगुलेशन में लिखा हुआ है 3 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन जो हम लोग फेस में जो हम लोग ड्रिल करते हैं वो आपको 4.5 मीटर का करते हैं, 4.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। बिफोर ब्लास्टिंग 4.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, और अब ब्लास्टिंग होने के बाद 1.5 मीटर का पुल मिलता है, तो आपको एडवांस बोरहोल आपको 3 मीटर बचा रहता है। कारण क्या है,
इससे हम लोग पता चलता है कि यदि हम लोग वाटर लॉग की एरिया की तरफ बढ़ रहे हैं, वाटर लॉग एरिया होता है क्या, यदि मान लीजिए इधर पानी बढ़ा हुआ है, ये आपका फेस है, इधर हम लोग बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, तो हम लोग पानी, ये पूरा पानी वाला एरिया है, फेस है, ठीक है, हम लोग इधर बढ़ते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं वाटर लॉग एरिया की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। यदि हम लोग बढ़ते हैं तो हमको एडवांस बोरहोल करके चलना है, इसलिए कि यदि बाय द वे किसी कारणवश यदि आपका ज्वाइन हो जाए पानी के साथ, तो बोरहोल से पानी आएगा तो पता चल जाएगा कि उधर आपका पानी हम लोग टच कर गए हैं, तो जल्दी जल्दी हम लोग उस जगह को वैकेंट कर देते हैं, खाली कर देते हैं और सभी लोग को सेफ्टी को इंश्योर करते हैं। इसीलिए हम लोग एडवांस बोरहोल और फ्लैंक होल को लेकर चलते हैं। फ्लैंक होल करते कहाँ कहाँ है सर, आपका जो गैलरी चलता है ना, तो गैलरी में आपको साइड, रूफ, एक साइड हो गया, एक रूफ हो गया, और बॉटम, बॉटम में भी करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि पानी कहीं से भी यदि घुस के आ गया तो, यही कारण है, इसको पता, एबनॉर्मल सीवेज को पता करने के लिए हम लोग फ्लैंक होल एंड एडवांस बोरहोल को करते हैं। ये आप समझ गए। आपको वाटर लॉग एरिया में आपको क्या करना है, गैलरी का साइज क्या रहेगा, ये आप लोग समझ गए। रेगुलेशन 11-12 क्या है, 111 समझ गए, क्या उसका हाइट होता है, क्या उसका विड्थ होता है समझ गए। आपका जो मैक्सिमम हाइट आपका क्या होगा, 3 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, और जो विड्थ की बात हो जाएगी गैलरी का, आपको 4.8 मीटर से आपको ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये हो गया, सॉरी इसमें ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। द कोल सीम्स आर सेड टू बी कंटिग्यूअस इफ बोथ सीम्स लाइज विद इन, मतलब दो, मतलब बोला जाएगा कि कोल सीम को हम लोग कंटिग्यूअस बोलेंगे किस कंडीशन में, तो कंटिग्यूअस सीम समझिएगा थोड़ा सा। जब कोई दो सीम 9 मीटर या उससे कम डिस्टेंस पे आ जाए दो सीम, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंटिग्यूअस सीम। ये समझ गए, जब दो सीम एक दूसरे के 9 मीटर या उससे कम डिस्टेंस पे आ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं कंटिग्यूअस सीम। ये समझिए, ये रेगुलेशन नंबर 118 में पड़ता है, याद रखिए, कंटिग्यूअस वर्किंग या मल्टी सेक्शन वर्किंग। रेगुलेशन बहुत बार पूछता है, रेगुलेशन 118 आपका मल्टी सेक्शन वर्किंग या कंटिग्यूअस वर्किंग पूछता है कि रेगुलेशन 118 में क्या है, कंटिग्यूअस वर्किंग। है मल्टी सेक्शन वर्किंग क्या होता है कि यदि हम किसी बड़े थिक सीम में, जैसे कि ये बहुत मोटा सीम है, ठीक है, इस मोटा सीम में यदि हम लोग वर्किंग चलाते हैं, तो इधर भी एक वर्किंग चला दिए, बीच में पार्टिंग छोड़ दिए, ये वाला छोड़ दिए पार्टिंग, और फिर ये वर्किंग चला दिए। दो या दो से अधिक सीम्स में यदि हम लोग वर्किंग चलाते हैं, दैट इज कॉल्ड मल्टी सेक्शन वर्किंग, ये हो गया। और कंटिग्यूअस सीम क्या बोलते हैं, जब दो सीम का बीच का जो पार्टिंग है, ये बीच का जो पार्टिंग है, ये 9 मीटर या उससे कम रह जाए, ये वाला पार्टिंग तो यदि आपका 9 मीटर या उससे कम रह जाए, दैट इज कॉल्ड कंटिग्यूअस सीम। ये क्लियर हो गया। किसी भी कंडीशन में यदि हम लोग माइनिंग करते जा रहे हैं, उस कोयला को, पिलर को हम लोग काटते जा रहे हैं, तो बीच का जो पार्टिंग है किसी भी कंडीशन में आपको 3 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, चाहे वो मल्टी सेक्शन वर्किंग हो या फिर कंटिग्यूअस वर्किंग हो। आप किसी भी कंडीशन में दोनों के बीच का जो कोल सीम का जो पार्टिंग है वो आपको 3 मीटर से कम नहीं रखना है। ये समझ गए। अब इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया, द कोल सीम्स आर सेड टू बी कंटिग्यूअस। सेड टू बी कंटिग्यूअस क्या बोलता है, जब बोथ सीम लाइज विद इन 9 मीटर। ये तो क्लियर हो गया। 10 मीटर क्या है, प्रत्येक 10 मीटर के इंटरवल पे हम लोग मैन होल बनाते हैं, ये पता है। ग्रेडियंट बताएं तो आपका 1/6 या उससे अधिक, 1/6 से आपका अधिक का ग्रेडियंट या 1/6, ये आप समझ गए, इन लगा लीजिएगा। ये हो गया। 20 मीटर के इंटरवल पे कब होता है, जब आपका ग्रेडियंट 1/6 से कम हो। 1/6 से यदि आपका हॉलेज रोडवे का ग्रेडियंट 1/6 से कम है, तो जो मैनहोल को जो आप मैक्सिमम 20 मीटर के इंटरवल पे बना सकते हैं, ये आपको लिखा गया। ये चीज़ हो गया। 13.5 मीटर क्या है, दो जो आपका शाफ्ट है, मान के चलिए ये भी शाफ्ट है, ये भी शाफ्ट है, दो शाफ्ट का जो बीच का डिस्टेंस कभी भी 13.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। या फिर दो आपका जो इंक्लाइन है, जो हम लोग अंडरग्राउंड की ओर जाते हैं, तो जो आपका जो दो इंक्लाइन है, तो दो इंक्लाइन के बीच का डिस्टेंस, ये भी आपका इंक्लाइन है और मान के चलिए ये भी आपका इंक्लाइन है, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको 13.5 मीटर से आपका कम नहीं होना चाहिए। ये आप इस रेगुलेशन में आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, इन स्टीप वर्किंग हैविंग एन इंक्लाइनेशन ऑफ। स्टीप वर्किंग में इंक्लाइनेशन क्या होता है, देखिए स्टीप वर्किंग क्या होता है, ये रेगुलेशन नंबर 127 का है, रेगुलेशन नंबर 127 का है। उसमें क्या बोला गया है कि कोई भी ऐसा वर्किंग जिसका ग्रेडियंट, उस वर्किंग का ग्रेडियंट, उस वर्किंग का इंक्लाइनेशन यदि 45 डिग्री या उससे अधिक रहे, यदि 45 डिग्री
या उससे अधिक रहे तो उस कंडीशन में आपको सीट बेल्ट या लाइफ लाइन का यूज़ करके आपको काम करना है, समझिएगा। यदि आपका 45 डिग्री या उससे अधिक है, उससे अधिक है उस वर्किंग का इंक्लाइनेशन, उस वर्किंग का इंक्लाइनेशन लिखते जाइएगा, तो क्या होगा करना है, सेफ्टी बेल्ट या लाइफ लाइन लिख लीजिए। सेफ्टी बेल्ट या लाइफ लाइन का आपको यूज़ करना है। ये आप समझ गए, ये आपका होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं। आते हैं क्वेश्चन आपका अगला 11 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि कंप्यूटर पर्सन इज अपॉइंटेड में, कंप्यूटर पर्सन को कौन अपॉइंट करता है। मैं आपको बहुत बार आप यदि रेगुलेशन वाला यदि वीडियो आप मेरा देखे होंगे तो आप समझे होंगे कि कंप्यूटर पर्सन को आपको मैनेजर अपॉइंट करता है, रिटर्नली अपॉइंट करता है। ये भी ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि मुंह से बोल दिया। ये हो गया, रिटर्नली अपॉइंट करता है। मिनिमम एज क्या होना चाहिए कंप्यूटर पर्सन बनने के लिए, आपको 20 साल, ये याद रखिएगा। 20 साल यदि आप कंप्लीट नहीं किए तो आप कॉम्पिटेंट पर्सन नहीं बन सकते हैं, ये आप समझ गए। आते हैं अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला जा रहा है देखिएगा, शॉर्ट फायरर अपॉइंटेड अंडर, मतलब शॉर्ट फायरर को किस रेगुलेशन के तहत अपॉइंट किया जाता है। क्वेश्चन का मतलब ये था। तो देखते हैं कि आप लोग तो पढ़े होंगे रेगुलेशन में कि शॉर्ट फायरर को रेगुलेशन नंबर 190 के तहत हम लोग क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। ये समझ गए। शॉर्ट फायरर के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होता है ये जान जाइए। यदि किसी को आपको शॉर्ट फायरर बनना है तो मिनिमम उसका क्वालिफिकेशन या फिर उसको बनाया जाता है तो उसका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, अंडरग्राउंड में या फिर ओपन कास्ट में। तो मिनिमम का जो क्वालिफिकेशन आपका होता है सरदार, ये हो गया। यदि अंडरग्राउंड में पूछा जाता है तो प्लस गेस्ट टेस्टिंग जोड़ लीजिए, और यदि ओपन कास्ट में यदि पूछा जाए तो आपका गेस्ट टेस्टिंग जरूरी नहीं है, सरदार तक आपका काफ़ी है। यहाँ तक आप समझ गए। ये आपका शॉर्ट फायरर का काम क्या होता है, ओपन कास्ट या अंडरग्राउंड माइंस में जो आपका होल किया जाता है ब्लास्ट करने के पर्पज से, उसको वो ब्लास्ट करता है कौन, शॉर्ट फायरर। ये आप समझ गए कौन सा रेगुलेशन है, 190। ये आप समझ गए। आगे आते हैं, शॉर्ट फायरर जो आपका जो ब्लास्ट करता है वो आपका या तो मल्टी शॉट एक्सप्लोडर से करता है या फिर सिंगल शॉट एक्सप्लोडर से करता है। यदि मल्टी शॉट एक्सप्लोडर से करता है तो कितना होल कर सकता है और सिंगल से कितना कर सकता है, वो मैं आपके साथ एक चीज़ थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। यदि वो मल्टी शॉट एक्सप्लोडर से यदि वो ब्लास्ट करता है तो मल्टी शॉट एक्सप्लोडर क्या काम आता है, वो एक्सप्लोड करता है, ठीक ना। तो मल्टी शॉट एक्सप्लोडर से यदि वो ब्लास्ट करता है तो मैक्सिमम कितना होल ब्लास्ट कर सकता है। यदि वो अंडरग्राउंड का यदि फर्स्ट डिग्री का गैसी सीम हो, फर्स्ट डिग्री का, तो फर्स्ट डिग्री का गैसी सीम हो तो 100 होल मैक्सिमम, 100 होल आपका मैक्सिमम। यदि यही वाला आपका सेकंड डिग्री या फिर थर्ड डिग्री या फिर कोई फायरी सीम हो, कौन सीम हो, फायरी सीम, तो उस केस में जो मैक्सिमम होल यदि ये मल्टी शॉट से कर सकता है तो वो आपका 80, मैक्सिमम 80 होल। ये समझ गए। यदि ये ओपन कास्ट रहता, यदि ओपन कास्ट में मल्टी शॉट एक्सप्लोडर से कितना होल को एक बार में वो ब्लास्ट कर सकता है, सिंगल शॉट मतलब एक बार में, तो आपका मैक्सिमम 120 होल। ये समझ गए। ये तो आपका था मल्टी शॉट से। यदि यही वाला क्वेश्चन यदि आपको सिंगल शॉट से पूछा जाता, सिंगल शॉट से, तो मैं सिंगल शॉट का यहीं पर आपको बता दे रहा हूँ। यदि आपका सिंगल शॉट से पूछता, सिंगल शॉट एक्सप्लोडर से एक बार में कितना होल को ब्लास्ट कर सकता है, तो जो आपका दिया हुआ है उसका खाली आधा कर देना है। फर्स्ट डिग्री में कितना हो जाएगा आपका 50, सेकंड डिग्री या थर्ड डिग्री फायरी सीम में कितना हो जाएगा आपका मैक्सिमम 40, और ओपन कास्ट में मैक्सिमम कितना हो जाएगा आपका 60। ये आपका सिंगल शॉट से था, ये आपका मल्टी शॉट से था। ये आप समझ गए। आप ये समझ गए कि शॉर्ट फायरर को किस रेगुलेशन के तहत तो उसको हम लोग अपॉइंट करते हैं, ये आप समझ गए। उसका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होता है ये आप जान गए। आगे आते हैं अगला रेगुलेशन, ये 133 क्यों नहीं हुआ। 133 आपको अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन, आप लोग लिखते जाइएगा, आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा। अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ सीनियर ऑफिशियल, ये हो गया रेगुलेशन नंबर 33 में बोला जाता है। ये हो गया। इसका क्वालिफिकेशन क्या होता है सीनियर ऑफिसर का, मिनिमम क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ओनली फॉर क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका ओवरमैन। ओवरमैन के जो भी दर्जे के लोग रहते हैं उनको सीनियर ऑफिसर के तहत गिना जाता है। अब बोलिएगा सर मैनेजर, मैनेजर तो उसको ऊपर का पोस्ट का है, तो आराम से वो भी सीनियर ऑफिसर होंगे। ये क्लियर हो गया। रेगुलेशन नंबर 27 क्या है, रेगुलेशन नंबर 27 बताता है कि क्वालिफिकेशन एंड अपॉइंटमेंट लिखते जाइएगा ताकि आप लोग का इससे कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाएगा। ये नहीं है कि सिर्फ जो क्वेश्चन पूछा गया वही दे देगा, इससे जुड़े हुए जो हम लोग टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं शायद वो सवाल आ जाए। क्वालिफिकेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर, ये आप समझ गए।
रेगुलेशन नंबर 27 बोलता है, ठीक है। मैनेजर को मतलब मैनेजर बनने के लिए किसी भी कैंडिडेट का मिनिमम एज क्या होना चाहिए, ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। मिनिमम यदि एज पूछा जाए एक मैनेजर को बनने के लिए तो आपको 23। यदि एग्जाम में बैठने के लिए पूछा जाए तो आपको बताया था कि बोर्ड के द्वारा कोई भी एग्जाम कंडक्ट होता है, कोई भी एग्जाम कंडक्टेड बाय बोर्ड, उसके लिए आपका मिनिमम एज आपका 20 ईयर्स होना चाहिए। ये आप समझ गए। और यदि आपको ये पूछा जाए कि मैनेजर ओपन कास्ट माइंस में उसका जो ड्यूटी होता है, वो जो इंस्पेक्शन करता है वो आपको कितने टाइम इंटरवल में करता है, उसको पर डे उसको इंस्पेक्शन करना ओपन कास्ट माइंस में, याद रखिए ओपन कास्ट माइंस में उनको पर डे इंस्पेक्शन करना है, ये हो गया। और यदि अंडरग्राउंड पूछा जाता है तो कम से कम सप्ताह में 4 दिन अंडरग्राउंड यदि पूछा जाए मैनेजर वाला, थोड़ा सा मैं आपके साथ ये कर दे रहा हूँ यहाँ से, यदि अंडरग्राउंड पूछा जाए तो आपको कम से कम एटलीस्ट, याद रखिएगा यहाँ पर जगह नहीं बच रहा है, एटलीस्ट 4 डेज, ये हो गया। और प्रत्येक फोर्टनाइट में कम से कम एक नाइट शिफ्ट उसको करना है, ये आप समझ गए। रेगुलेशन नंबर 30 क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर, याद रखिएगा। रेगुलेशन नंबर 30 बताता है असिस्टेंट मैनेजर। अब असिस्टेंट मैनेजर में क्या है कि असिस्टेंट जब मैनेजर आपका अनुपस्थित रहता है उस कंडीशन में जितने भी मैनेजर के पावर होते हैं वो टोटल असिस्टेंट मैनेजर यूज करते हैं, इस रेगुलेशन में लिखा हुआ है। और ये मैनेजर के सबऑर्डिनेट होते हैं। मैनेजर जो जो काम करते हैं उनका काम में ये क्या करता है, उनको असिस्ट करता है। कौन असिस्टेंट मैनेजर। नंबर ऑफ असिस्टेंट मैनेजर आपको रेगुलेशन में नहीं मिलेगा, इसके लिए एक सर्कुलर आया था, उसमें बताया गया था कि यदि आपका अंडरग्राउंड में यदि नंबर ऑफ असिस्टेंट मैनेजर पूछा जाए तो बोला गया है कि यदि आपका मंथली आपका जो एवरेज प्रोडक्शन है, मंथली आपका जो एवरेज आउटपुट है, यदि आपका 10,000 टन पर मंथ हो तो आपको नंबर ऑफ असिस्टेंट मैनेजर आपको एक रखना है। और यदि 10,000 टन से यदि आपका अधिक हो जाए, 10,000 टन से 10,000 टन पर मंथ से आपका एक्सीड कर जाए मतलब बढ़ जाए, तो आपको प्रत्येक 5,000 पर एवरी 5,000 टन पर मंथ पर आपको एक असिस्टेंट मैनेजर एक्स्ट्रा रखना है, या उसके भाग पर। कहने का मतलब क्या हो गया, 10 से जैसे ही बढ़ जाएगा तो लेके 15,000 तक आपको और एक रखना है, फिर 15 से 20 हो जाएगा आपको और एक रखना है। इस तरह करके ये अंडरग्राउंड का था। यदि ओपन कास्ट का पूछा जाता है, यदि आपको ओपन कास्ट में यदि आपको असिस्टेंट मैनेजर का नंबर पूछा जाए तो बोला गया है, ये तो आपको एवरेज आउटपुट पर मंथ था। ओपन कास्ट में क्या होता है कि पिछला जो आपको फाइनेंशियल ईयर था, उस फाइनेंशियल ईयर में यदि आपका जो प्रोडक्शन था एवरेज मटेरियल हैंडल्ड, उसमें बात किया जाता है एवरेज मटेरियल हैंडल्ड। एवरेज मटेरियल हैंडल में आपका क्या आ जाता है, कोल भी आ जाता है और आपका ओबी भी आ जाता है। लेकिन अंडरग्राउंड का केस में सिर्फ हम लोग कोल को गिनते हैं, याद रखिएगा। तो हम लोग यदि पीछे फाइनेंशियल ईयर में यदि हम लोग एवरेज मटेरियल हैंडल कर रहे हैं कितना, 1 मिलियन मीटर क्यूब तक, 1 मिलियन मीटर क्यूब तक, तो वहाँ तक आपको 10 असिस्टेंट मैनेजर होने चाहिए। उसके बाद जैसे ही आपका एक्सीड करता है, क्या करता है आपका एक्सीड करता है क्या, 1 मिलियन मीटर क्यूब को, 1 मिलियन मीटर क्यूब को जो एवरेज मटेरियल जो हैंडल कर रहे हैं उससे यदि ज़्यादा होने लगेगा, 1 मिलियन मीटर क्यूब से ज़्यादा होने लगेगा, उस केस में आपको प्रत्येक एवरी 1 मिलियन मीटर क्यूब पे आपको एक असिस्टेंट मैनेजर एक्स्ट्रा रखना है। इस तरह करके आपको एक एक करके बढ़ाते जाना है। ये आप समझ गए। एक चीज़ आप यहाँ पर समझिएगा, ये इसमें जो हम लोग एवरेज मटेरियल हैंडल निकालते हैं पिछले साल का, वो हम लोग एक साल का नहीं निकालते, पीछे 3 साल का जोड़ के 3 से भागा देते हैं तो आपको पीछे साल का एक एवरेज मटेरियल हैंडल निकल जाता है। और इसमें क्या है, इसमें 12 महीने का जो प्रोडक्शन है तो उसको हम लोग एक से भाग देते हैं, उसमें आपका मंथली एवरेज आउटपुट निकल जाता है। किसमें, अंडरग्राउंड केस में। ये आप दोनों समझ गए। और एक बार समझिएगा, रेगुलेशन 33 क्या बताता है, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ सीनियर ऑफिशियल। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ओवर होना चाहिए। रेगुलेशन 27 क्या बोलता है, क्वालिफिकेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर। मिनिमम एज क्या होना चाहिए मैनेजर बनने के लिए, 23 ईयर्स। एग्जाम में बैठने के लिए किसी भी एग्जाम बोर्ड के द्वारा जो भी होता है वो आपको मिनिमम 20 साल होना चाहिए, ये समझ गए। ओपन कास्ट में वो पर डे इंस्पेक्शन करता है, अंडरग्राउंड में आपका कम से कम 4 दिन उसको करना है, प्रत्येक फोर्टनाइट में आपका एक नाइट शिफ्ट करना है, ये समझ गए। रेगुलेशन 190 क्या बोलता है, शॉर्ट फायरर आपको जो अपॉइंट करते हैं ना, रेगुलेशन 190 के अंदर करता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। और यदि शॉर्ट फायरर का काम क्या करता है, शॉर्ट को फायर करने के लिए, ये समझ गए। शॉर्ट को फायर किससे करता है, एक्सप्लोडर से करता है। एक्सप्लोडर में आप कितना, आप एक एक्सप्लोडर से आप कितना होल को एक्सप्लोड कर सकते हैं, मतलब फायर कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका मल्टी शॉट एक्सप्लोडर है या फिर आपका सिंगल शॉट एक्सप्लोडर है। यदि आपका मल्टी शॉट है तो फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, और आपका ओपन कास्ट में आपका 100, 80 और 120 है। सिंगल है तो उसको जस्ट आपको आधा कर देना, ये समझ गए। रेगुलेशन आपको 30 में क्या बताता है, अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर आपको अभी जस्ट बताएं, आप ये देख लीजिएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 हुआ। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला जा रहा है कि विच रेगुलेशन कवर्स मिस फायर इन सीएमआर 2017। सीएमआर 2017 में मिस फायर कौन सा रेगुलेशन को कवर करता है। तो आपको सभी लोगों को पता है कि रेगुलेशन नंबर 204 आपको मिस फायर को कवर करता है।
रेगुलेशन नंबर 204 मिस फायर को कवर करता है। अब आप पूछिएगा कि मिस फायर होता है क्या। जब हम लोग किसी होल में हम लोग चार्ज करते हैं, मतलब बारूद डालते हैं, बारूद डालने के बाद जब उसमें डिटोनेटर कनेक्ट करने के बाद जब उसको एक्सप्लोड करते हैं, यदि पूरा का पूरा होल ब्लास्ट नहीं होता है, आपका ब्लास्ट नहीं होता है, पूरा का पूरा होल ब्लास्ट नहीं होता है, कंप्लीट होल का बात कर रहा हूं मैं, कंप्लीट होल का बात कर रहा हूं। यदि कंप्लीट होल ब्लास्ट नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड मिस्ट फायर। यदि उस होल का कुछ भाग ब्लास्ट होता है, कुछ भाग छूट जाता है, तो उसको हम लोग सॉकेट बोलते हैं। ये भी याद रखिएगा। और हम लोग को हमेशा सॉकेट को मिस फायर के तरह ही ट्रीट करना है, ये भी हमेशा आप याद रखिएगा। यह आपका हो गया रेगुलेशन नंबर 204। रेगुलेशन नंबर 104 में क्या है, आपका एसएमपी है, मतलब सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान है। ये समझ गए। सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान कौन बनाता है, तो आपका ऑनर या एजेंट या मैनेजर बनाता है। इसका एक कॉपी किसको दिया जाता है, आपको रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को। ये समझ गए। सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान जो बनाता है वो आपको ऑनर, एजेंट या मैनेजर बनाता है। किसकी सलाह से बनाता है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो आपका सेफ्टी कमेटी, जो माइंस का जो सेफ्टी कमेटी होता है ना, जो आगे इसका नाम पीट सेफ्टी कमेटी हुआ करता था, अभी वो नाम चेंज होकर सेफ्टी कमेटी हो गया है। तो सेफ्टी कमेटी और प्लस आईएसओ, इंटरनल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, मिलकर एसएमपी को बनाया जाता है। सेफ्टी कमेटी तो आपको समझ में आ गया, जिसमें आपको कौन होते हैं, मैनेजर होते हैं, और कौन होते हैं, सेफ्टी ऑफिसर। 5 को आपका मैनेजमेंट के बिहाफ से, 5 आपका वर्कर के बिहाफ से, कितना हो गया, 5 5 10 2 12, एक मैनेजर, एक सेफ्टी ऑफिसर, 5 मैनेजमेंट के बिहाफ से, 5 आपका वर्कर के बिहाफ से, 12 हो गया। और यदि जो आपका WI होता है, यदि आप उसको 1 जोड़ते हैं तो 13 हो गया। और यदि WI को आप यदि सही मायने में 3 जोड़ते हैं, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का और माइनिंग का तीनों होता है, तो यदि आप 3 जोड़ते हैं तो टोटल 15 हो गया। डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन में क्या है। यदि आपको नंबर ऑफ मेंबर्स इन सेफ्टी कमेटी क्वेश्चन पूछा जाए तो 13 या 15 रहेगा। तो मेरा यदि राय है, यदि आप मेरा राय लीजिएगा, तो टोटल यदि आप कायदे से जाइएगा तो आपको 3 यदि WI रखते हैं, टोटल 15 हो गया। और यदि ऑप्शन में आपको 15 नहीं दिया, 13 दिया, तो आपको 13 मार्क आना। ये भी आप समझ गए। किसकी सलाह से भी करता है, आपको सेफ्टी कमेटी समझा दी। और आईएसओ क्या होता है कि प्रत्येक जो आपका जैसे कि PSUs होते हैं, जैसे क्या आप कोल इंडिया में क्या देखे होंगे, WCL, SCCL, NCL, आपका कोई भी आपका सब्सिडरीज है, तो सबका अपना अपना आईएसओ है। जैसे आपका NTPC कोल माइंस प्रोजेक्ट आपका है, तो NTPC एक कंपनी है, उसका अपना जो माइनिंग जितने भी आपको माइंस चलते हैं, उसका अपना एक आईएसओ होता है, उसको बोलते हैं हम लोग इंटरनल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये समझिए, ये दोनों की सलाह से क्या बनाया जाता है, एसएमपी बनाया जाता है। ये समझिए। ऑनर, एजेंट या मैनेजर बनाता है, एक कॉपी रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को भेजा जाता है। ये आप समझ गए। ये एक ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट है, बहुत बार पूछा गया है एसएमपी क्या है। तो एसएमपी एक, थोड़ा सा देख लीजिए, एसएमपी एक ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट, इसको ऑडिट किया जाता है, इसलिए इसको ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट बोला जाता है, याद रखिएगा। ये हो गया। रेगुलेशन नंबर 107 क्या बोलता है, रेगुलेशन नंबर 107 आपका रिक्लेमेशन को बताता है। क्या बताता है, रिक्लेमेशन को बताता है। याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन आपका पूछ सकता है, जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन पूछ दे, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। लेकिन आप बोलिएगा रिक्लेमेशन क्या होता है, कि रिक्लेमेशन क्या होता है, जब हम लोग कोयला को निकाल देते हैं, गोभी को हटा कर कहीं और गिरा देते हैं, तो पूरा जगह खाली होता है। और फिर उसको भरने के लिए यदि हम लोग गोभी को बाहर रखे हैं, उसको फिर से यदि हम लोग भर के उसको रिक्लेम करते हैं, और रिक्लेम में सिर्फ खाली भर देना, उसको बैक फिलिंग बोलते हैं। तो उसको आगे जो ओबी हम लोग निकाले, उस ओबी को हम लोग फिर उस जो गड्ढा जो बन जाता है, जैसे कि हम लोग, ये आपका माइंस था, हम लोग कोयला और ओबी को निकाल ले, गड्ढा बन गया। अब उसको हम लोग भरते हुए गए, जो भी निकला हुआ, तो जो भी डंप में हम लोग करके रखे थे उसको निकाल के हम लोग फिर इसमें भरने लगे। भरने के बाद ये पूरा भर गया, उसके बाद ऊपर में मिट्टी का लेयर दे देते हैं, और उसमें पेड़ पौधे आने लगते हैं। इसको पूरी तरह इकोसिस्टम को उसमें डेवलप किया जाता है। दैट इज कॉल्ड कंप्लीट प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड आपका रिक्लेमेशन। इस पूरे कंप्लीट प्रोसेस को हम लोग रिक्लेमेशन बोलते हैं। ये समझिए, रेगुलेशन 7 से आपको ये होता है, कवर करता है। 189 क्या है, रेगुलेशन नंबर 189 आपका रिजर्व स्टेशन है। क्या है आपका, रिजर्व स्टेशन। रिजर्व स्टेशन बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब रिजर्व स्टेशन का 90 मीटर के अंदर, याद रखिएगा, 90 मीटर के, विद इन 90 मीटर के अंदर कोई भी आपको लाइव इलेक्ट्रिक केबल नहीं होना चाहिए। कोई भी इलेक्ट्रिक केबल आपको नहीं होना चाहिए, लाइव इलेक्ट्रिक केबल। ये हो गया। और उसके 18 मीटर के अंदर, विद इन 18 मीटर, 18 मीटर के अंदर आपको स्टोन डस्टिंग करना, रिजर्व स्टेशन का। ये हो गया। स्टोन डस्टिंग करना। स्टोन डस्टिंग का थिकनेस क्या होना चाहिए, आपको मिनिमम 2 सेंटीमीटर, आपको कम से कम 2 सेंटीमीटर उसका स्टोन डस्टिंग का थिकनेस आपका होना ही चाहिए। ये तो रह गया इस क्वेश्चन के बारे में, मतलब क्वेश्चन नंबर 13 था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया, व्हाट शुड बी द मिनिमम फ्लोर एरिया ऑफ फास्ट एड रूम। फास्ट एड रूम का मिनिमम फ्लोर एरिया आपको कितना होना चाहिए, तो फास्ट एड रूम का मिनिमम फ्लोर एरिया आपको 10 मीटर स्क्वायर से आपको कम नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन। इसलिए आपको क्वेश्चन में आपको मिनिमम लिख दिया। यदि यहाँ पर मिनिमम नहीं रहता तो यहाँ पर आपका नॉट लेस देन रहता। ये समझ गए, ये फास्ट एड रूम का मिनिमम फ्लोर एरिया है।
हम लोग फर्स्ट एड रूम कब बनाते हैं, जब आपका पिछला जो आपको जो कैलेंडर ईयर है, उस कैलेंडर ईयर में यदि किसी भी एक दिन यदि 150% या उससे अधिक यदि एम्प्लॉय हो, तो उस केस में हमको सरफेस पर, कहाँ बनाते हैं, सरफेस पर फास्ट एड रूम बनाना होता है। ये समझ गए। फास्ट एड रूम में जो सामान होता है वो कौन सा शेड्यूल के अनुसार होता है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो शेड्यूल नंबर 2 के अनुसार उसमें आपको सामान रखना है। उसका इंचार्ज कौन होता है, ये भी पूछा जाता है। उसका यदि इंचार्ज पूछा जाए फास्ट एड रूम का, तो आपका होता है क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर। क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर आपका होल टाइम एम्प्लॉय कब होता है, ये भी पूछा जाता है। होल टाइम एम्प्लॉय कब होता है, जब नंबर ऑफ एम्प्लॉय आपका 1000 से अधिक हो जाए, तब वो जो डॉक्टर जो आपका जो क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है वो आपका होल टाइम एम्प्लॉय होता है। समान शेड्यूल 2 के अनुसार होता है। ये समझ गए। 150% या उससे अधिक किसी भी एक दिन पिछले आपका कैलेंडर ईयर में यदि आपका एम्प्लॉय है, आपको एम्प्लॉयमेंट है, उसमें दिन काम किया है, तो आपको फास्ट एड रूम बनाना है। उसका सर आपको जो फ्लोर एरिया 10 मीटर स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। 14 मीटर स्क्वायर से कम नहीं किसका होता है, आपका रेस्ट शेल्टर का। ओपन कास्ट में आपका रेस्ट शेल्टर का, या फिर समझ लीजिए कि रेस्ट शेल्टर का फ्लोर एरिया आपको 14 मीटर स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। रेस्ट शेल्टर का आपको और एक चीज़ पूछा जाता है कि इसमें इल्यूमिनेशन कितना होना चाहिए, तो मिनिमम इल्यूमिनेशन आपको 30 इंच होना चाहिए। ये है। दूसरा क्या है, यदि इसका यदि रूफ फ्लैट है, तो रूफ यदि फ्लैट है, उस कंडीशन में, फ्लैट रूफ का कंडीशन में इसका जो आपको हाइट 2.5 मीटर से आपका कम नहीं होना चाहिए। ये आप समझ गए। यदि रूफ फ्लैट नहीं है, यदि स्लोप वाला, इस तरह का स्लोप वाला, तो जो आपका सबसे ऊपर का पार्ट है, अपर मोस्ट पार्ट, सबसे टॉप, उसका हाइट कितना होना चाहिए आपको 2.5 मीटर से कम नहीं। जो आपका लोअर पार्ट है उसका जो हाइट आपका 1.8 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। ये दोनों लिख लीजिएगा। यहाँ यदि आपको नहीं दिख रहा है तो मैं आपको बगल से लिख देता हूँ। 2.5 मीटर से कम नहीं, अपर पार्ट स्लोप वाला हम बता रहे हैं, और आपका लोअर पार्ट 1.8 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। ये तो रह गया रेस्ट शेल्टर का बात। सच अ साइज एज टू एकोमोडेट ऑल द पर्सन एम्प्लॉयड इन द डिस्ट्रिक्ट इन एनी वन शिफ्ट। ये आपका ऑप्शन क्यों नहीं होगा, ये आपका क्यों नहीं, आप समझ गए, ये क्यों नहीं होगा। ये आपका जो माइनर स्टेशन का, ये माइनर स्टेशन का साइज लिखा हुआ है। कुछ पूछा जाता है कि माइनर स्टेशन का साइज क्या क्या होना चाहिए अंडरग्राउंड में, तो उस शिफ्ट में काम कर रहे हैं सभी लोग आराम से उसमें आ सके, उतना बड़ा उसका साइज होना चाहिए। किसका, माइनर स्टेशन का। तो ये कोई भी क्वेश्चन आपको साइज के रिगार्डिंग पूछा जाएगा, तो आप ये तीनों क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन यदि आपका आ गया तो आप आराम से मार सकते। कैन बी एनी साइज, किसी भी साइज का फास्ट एड रूम हो सकता है। नहीं, फास्ट एड रूम का एक आपका स्पेसिफिकेशन आपको दिया गया, ये आपको रखना ही रखना है। ये आप समझ गए। फास्ट एड रूम को बनाया क्यों जाता है, यदि किसी भी कारणवश आप यदि अंडरग्राउंड या ओपन कास्ट में आप काम कर रहे हैं, यदि किसी कारण से आपको चोट लग गया तो आपको फास्ट एड देने के लिए आपको फास्ट एड रूम बनाया जाता है। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में क्या बोला जाए, व्हाट शुड बी द मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ पिलर का पूछा जा रहा है। पिलर का, तो पिलर का मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है आपका 2 से कम नहीं होना चाहिए। 2 से कम नहीं, याद रखिएगा। क्वेश्चन में आपको मिनिमम क्या हुआ है, यदि नहीं रहता तो आपको 2 से कम नहीं आपको क्वेश्चन में ही लिखा रहता है, और यदि नहीं भी लिखा हुआ है तो आपको यही मानना है कि 2 से कम नहीं। ये आप समझ गए। 7 किसका होता है, सस्पेंशन गियर का, जो आपका कपलिंग होता है ना, सस्पेंशन गियर का कपलिंग, मैं लिख दे रहा हूं, सस्पेंशन गियर का कपलिंग, कपलिंग का फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको 7 से कम नहीं होना चाहिए। 10 किसका होता है, सस्पेंशन गियर का, सस्पेंशन गियर का आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी, सस्पेंशन गियर का फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको 10 से कम नहीं होना चाहिए। सस्पेंशन गियर का जो थ्रेडेड पार्ट है, थ्रेडेड पार्ट, थ्रेडेड पार्ट मतलब समझाते हैं आपको, जैसे कि आप लोग नट देखे होंगे, नट में देखिएगा कि घाट टाइप का बना रहता है, उसको मतलब बोलते हैं थ्रेडेड पार्ट, जिसमें आपको कसाता है। यदि वो नहीं रहेगा तो आपको कसाएगा नहीं, घुसेगा निकलेगा। तो थ्रेडेड पार्ट का फैक्टर ऑफ सेफ्टी सस्पेंशन गियर का, उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको 15 से कम नहीं होना चाहिए। ये हो गया। यदि आपको हॉलेज रोप का पूछा जाए, किसका पूछा जाए, हॉलेज रोप का, बहुत बार पूछा गया है कि हॉलेज रोप का फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होना चाहिए। बहुत सारे बुक में आपको 9 भी लिखा हुआ है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको 8 से कम नहीं होना चाहिए। हॉलेज रोप का फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको 8 से कम नहीं होना चाहिए। ये हो गया। 2 आप समझ गए। और एक चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, इसको अलग कलर से लिख देता हूँ कि ताकि आपको देखने में आपको सुविधा हो, इसको लिखने में सुविधा हो। 2.5 से कम नहीं होना चाहिए आपका स्टे वायर का, और आपका क्रेडल गार्ड का। क्रेडल गार्ड का यदि फैक्टर ऑफ सेफ्टी पूछा जाए तो आपको 2.5 से, और स्टे वायर का फैक्टर ऑफ सेफ्टी पूछा जाए तो आपको 2.5 से कम नहीं होना चाहिए। और 2 किसका होता है, जो हम लोग ऊपर में ओवरहेड लाइन को लेके जाते हैं, ओवरहेड लाइन को, ओवरहेड लाइन के बारे में सभी लोग को पता है। तो ओवरहेड लाइन को लेके जाते हैं तो किसके थ्रू लेके जाते हैं, पोल से। पोल आपका किस प्रकार हो सकता है, या तो सीमेंटेड हो सकता है,
पोल आपको सीमेंटेड हो सकता है, या फिर आपका लकड़ी का हो सकता है, या फिर आपका कंक्रीट का हो सकता है। ये तो आप लोग जान गए, मतलब सीमेंट का हो सकता है, सॉरी, या आपका सीमेंट का हो सकता है, वुडन का हो सकता है, या फिर आपका मेटल का हो सकता है। तो अलग अलग का अलग अलग फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। तो उस पोल यदि आपका सीमेंट का बना है तो सीमेंट में आपको दो तरह से, यदि आपको इंसान बनाया है, मनुष्य बनाया है अपने हाथों से, तो उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको 2.5 से कम नहीं होना चाहिए, 2.5 से आपका कम नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि वो उसको मशीन के द्वारा बनाया गया है तो उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपका 2 से कम नहीं होना चाहिए। किसका मैंने बात किया, ओवरहेड लाइन को ले जाने के लिए हम लोग एक पोल गाड़ते हैं ना, उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी, उसका कुछ एक मजबूती होता है। तो उसका यदि मजबूती, यदि आपको यदि सीमेंट का बना है, यदि वो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है आपको हैंड के द्वारा, तो आपको 2 पॉइंट क्या कहते हैं, आपको 2.5 से कम नहीं होना चाहिए। यदि वो मशीन के द्वारा बनाया गया है लेकिन सीमेंटेड ही है तो आपको 2 से कम नहीं होना चाहिए। यदि आपका मेटल का बना है तो आपको 1.5 से कम नहीं होना चाहिए, 1.5 से कम नहीं होना चाहिए, 1.5 से कम नहीं। यदि वुडन का बना है, लकड़ी का बना है, तो आपको 3 से कम नहीं होना चाहिए। इसको भी आप लोग अपडेट कर लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। इस प्रकार हम लोग टोटल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगभग जो आपका रेगुलेशन या फिर आपका एक्ट में या फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी में आपका है, हम लोग कवर करने का कोशिश किया। अब हम लोग आगे आते हैं, स्टे वायर आपको पता है, स्टे वायर जो आपको खूंटा के साथ हम लोग जो उसको कहीं आपको जो टिल्ट करने से रोकने के लिए, झुकने से रोकने के लिए हम लोग स्टे वायर देते हैं। क्रेडल गार्ड क्या होता है, यदि ऊपर में आपका यदि ओवरहेड लाइन क्रॉस किया है तो ये टूट के नीचे गिर ना जाए डायरेक्ट, उसके नीचे हम क्रेडल गार्ड देते हैं। वही क्रेडल गार्ड का फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको 2.5 से आपको कम नहीं होना चाहिए। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द वाटर बॉडीज वार्निंग लाइन शैल बी मार्क्ड ऑन द प्लान। वार्निंग लाइन हम लोग जो आपको प्लान में जो मार्क करते हैं वो आपको कितना मीटर होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, वाट डिस्टेंस फ्रॉम द वाटर बॉडी से, जैसे मान लो अंडरग्राउंड में हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, और ये आपका वाटर बॉडी है मान के चलो, या फिर ये नदी क्रॉस की है और ये पूरा पानी है, हम लोग इस काम को बढ़ रहे हैं। तो इस आपका जो वाटर बॉडी से 120 मीटर के अंदर यदि हम लोग पहुंच जाएंगे, जैसे 120 मीटर के अंदर पहुंचेंगे, ये 120 मीटर ये जो आपको वार्निंग लाइन, तो क्या बोलते हैं हम लोग, वार्निंग लाइन। यही क्वेश्चन आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, यही क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो वार्निंग लाइन कितना मीटर पे, आपको 120 मीटर पे, ये आप समझ गए। ये 75 और 60 में एक चीज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, 75 और 60 में अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा हुआ है। कोई 60 मीटर को डेंजर लाइन लिखा हुआ है कि 60 मीटर एकदम डेंजर लाइन हो जाता है कि उसके अंदर आपको काम नहीं करना है, ये हो गया। और 75 मीटर आपको स्टैट्यूटरी लाइन बोला जाता है, स्टैट्यूटरी लाइन। बहुत से बुक में क्या गया है कि आपको 60 मीटर को स्टैट्यूटरी लाइन लिखा गया है, ये यहाँ कर दिया गया है, और डेंजर लाइन आपको 75 मीटर को किया गया है। तो इसके अनुसार आप सहूलियत हो, जो आपको अच्छा लगे वो आप उस तरह का आप देख सकते हैं। यदि आप जो जिस बुक से पढ़े हैं और यदि आपको वो अच्छा लग रहा है तब उसको आप डाटा को अपडेट कर लीजिएगा। लेकिन मेरे अनुसार आपको 60 मीटर ये डेंजर लाइन, 75 मीटर ये स्टैट्यूटरी लाइन, 120 मीटर आपका वार्निंग लाइन, ये समझ गए। नॉन ऑफ दिस आपका तो होगा नहीं, ये दोनों आपको क्यों नहीं हुआ ये आपको समझ में आ गया। लेकिन बुक में आपको अधिकतर क्या मिलेगा, 75 मीटर आपको, 60 मीटर जो आपका स्टैट्यूटरी लाइन रहेगा और आपका 120 मीटर वार्निंग लाइन रहेगा, और वही स्टैट्यूटरी लाइन को आपको डेंजर लाइन दिखा देगा, 75 मीटर कहीं पर जिक्र नहीं करेगा, ऐसा बुक में लिखा हुआ। लेकिन मेरे अनुसार आप ये इसको अपडेट कर लीजिए। ये हो गया। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, डेंजर लेवल ऑफ नॉइज ऑफ 8 आवर्स एक्सपोजर। आपका 8 घंटे का पूरा जो एक्सपोजर आप रहते हैं उसमें आपका डेंजर लेवल आपका साउंड का, नॉइज का, आवाज़ का, वो आपका कितना से अधिक यदि हो जाएगा तो उसको हम लोग डेंजर लेवल बोलेंगे। आपको हम 85 में आपको बताए थे, 85 इज वार्निंग लिमिट, 85 इज आपको वार्निंग लिमिट, ये हो गया। 90 dBA जैसे ही हो जाएगा दैट इज आपका डेंजर लिमिट या डेंजर लेवल, वार्निंग लेवल बोलिए या फिर डेंजर लेवल बोलिए, ये हो गया। 115 dBA में क्या होता है, एप्रोप्रिएट एयर, आपको ईयर प्रोटेक्शन लेना है, एप्रोप्रिएट ईयर प्रोटेक्शन के साथ आपको काम करना है। यदि कान में जब, जैसे कि एप्रोप्रिएट ईयर प्रोटेक्शन को क्या क्या आता है, ईयर मफ आता है। ईयर मफ मतलब क्या होता है, कान में आपको लगाने के लिए आता है कि आप कान में आपको ज़्यादा साउंड ना आए। यदि साउंड आपको ज़्यादा आने लगेगा इस वातावरण में यदि आप काम कीजिएगा तो आपको बहरापन का शिकायत बहुत जल्द आ जाएगा। यही कारण 115 dBA या इससे अधिक हो जाए तो आपको विदाउट प्रोटेक्शन का काम नहीं कर सकते। 140 dBA या इससे अधिक हो जाए, 140 dBA इससे अधिक हो जाए तो नॉट अलाउड टू वर्क, मतलब आप काम नहीं कर सकते, काम करने के लिए आपको कोई अलाउ नहीं करेगा, वहाँ पर उस जगह पे आप काम नहीं कर सकते, नॉट अलाउड टू वर्क। ये आप समझ गए। इस तरह करके इस क्वेश्चन को आपने समझा। कोई भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। ए आपको बताए थे, क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि ए क्या सूचित करता है, तो ए आपका इंडस्ट्रियल नॉइज को सूचित करता है, इंडस्ट्रियल नॉइज को
सूचित करता है, इंडस्ट्रियल नॉइज को। और डीबी क्या होता है, आपका साउंड का इंटेंसिटी का, साउंड इंटेंसिटी का यूनिट होता है, यूनिट ऑफ साउंड इंटेंसिटी। ये आप समझ गए। आगे हम लोग आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, नो एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रिक केबल बी अलाउड टू पास विद इन फ्रॉम द रिजर्व स्टेशन। रिजर्व स्टेशन के कितने मीटर के अंदर आपको कोई भी इलेक्ट्रिक केबल को अलाउ नहीं करना है। जस्ट इससे पहले क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए थे 90 मीटर के अंदर, विद इन 90 मीटर के अंदर आपको रिजर्व स्टेशन के 90 मीटर के अंदर आपको कोई भी लाइव वायर या फिर कोई भी, वही आपको लिखा गया है एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रिक केबल, मतलब उसमें यदि करंट जा रहा है तो आपको उसको पास नहीं करना है 90 मीटर के अंदर। ये समझ गए। इसमें हम लोग और एक चीज़ डिस्कस किए थे कि 18 मीटर के अंदर आपको स्टोन डस्टिंग करना है। मैं बार बार इस चीज़ को मैं बता दे रहा हूँ कि ताकि आपको ये याद हो जाए, स्टोन डस्टिंग। और उस स्टोन डस्टिंग का मिनिमम थिकनेस आपको 2 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। ये हो गया। हम लोग वहीं पर रिजर्व स्टेशन में और एक चीज़ हम लोग आपके साथ जो एक क्वेश्चन था आपके साथ डिस्कस नहीं किए, वहाँ पर आपका जो एक्सप्लोडर होता है, एक्सप्लोसिव आपका जो कार्ट्रिज, एक्सप्लोसिव जो बॉक्स होता है जिसमें हम लोग एक्सप्लोसिव लेके जाते हैं, और आपका जो डिटोनेटर बॉक्स होता है जिसमें हम लोग डिटोनेटर लेके जाते हैं, उसके बीच का जो मिनिमम जो डिस्टेंस आपको 10 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। दोनों को 10 मीटर कम से कम, आपको 10 मीटर का डिस्टेंस आपको मेंटेन करना है। समझ गए। आगे आते हैं 60 और 45 मीटर में क्या है, जैसे भी कोई भी अंडरग्राउंड का वर्किंग यदि किसी रेलवे या फिर पब्लिक रोडवे, रेलवे, ये क्वेश्चन आपको आप इससे पहले भी डिस्कस किए हैं, रेलवे या फिर पब्लिक रोडवे के अंदर आ जाए, जैसे ही 45 मीटर के अंदर यदि हम लोग पहुँच जाते हैं तो आप काम नहीं कर सकते। ये समझ गए। 60 मीटर क्या है कि जब हम लोग और 90 मीटर में और एक चीज़ आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। ये सर्कुलर में लिखा हुआ है कि जैसे हम लोग ब्लास्टिंग करेंगे, ब्लास्टिंग करने से पहले आपको विद इन 90 मीटर, 90 मीटर के अंदर जो आपका जो ब्लास्टिंग जो फेस है उसके अंदर आपको वाटर स्प्रेइंग करना है। वाटर स्प्रेइंग याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ताकि कोल्ड डस्ट एकदम खत्म हो जाए और यदि बाई द वे किसी प्रकार का चिंगारी उत्पन्न हो तो आग लगने का खतरा ना हो। 60 मीटर क्या है, 60 मीटर में ये बोला गया है कि कोई भी आपका जो वर्किंग फेस रहेगा उस वर्किंग फेस के 60 मीटर के अंदर विद इन 60 मीटर आपको पानी से वॉशिंग करना है। पानी से वॉशिंग करना है। क्यों करना है सर उस फेस के 60 मीटर के अंदर, ताकि जो भी आपको डस्ट है, कोल्ड डस्ट है, वो धूल कर नीचे गिर जाए, धूल मतलब पूरा साफ होके नीचे गिर जाए। इसलिए आपको 60 मीटर के अंदर आपको वॉशिंग करना है ताकि धूल ना जमाए। कौन सा धूल, आपको कोल्ड डस्ट। ये समझ गए। 100 मीटर के अंतर्गत आपका जो माइंस ओपनिंग है और जो आपका ओबी डंप का जो टो है, ओबी डंप का जो आपका टो है और आपका जो माइन का जो ओपनिंग है, माइन का ओपनिंग है, वो दोनों के बीच में कम से कम 100 मीटर का तो डिस्टेंस होना ही चाहिए। ये समझ गए। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, व्हाट टाइप ऑफ फेंसिंग टू बी यूज्ड एट द टॉप ऑफ द वर्किंग क्वेरी। वर्किंग क्वेरी के टॉप में हम लोग कौन सा फेंसिंग को यूज करते हैं। तो देखिएगा ये इसमें S2 कहाँ यूज करते हैं, सबसे पहले ये समझ लीजिए। वर्किंग क्वेरी का इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका S3 हो जाएगा। किसी भी वर्किंग क्वेरी का टॉप में हम लोग S3 यूज करते हैं, S3 या फिर G2, S3 या फिर G2। कहाँ पर, आपका वर्किंग क्वेरी का टॉप में लिख दे रहा हूँ कि ताकि आप लोग अपडेट कर लीजिएगा। वर्किंग क्वेरी के टॉप में आपको S3 या G2 यूज करते हैं, कोई भी आप यूज कर सकते हैं। S2 कहाँ यूज होता है, कोई भी एबंडेंट शाफ्ट या फिर एबंडेंट इंक्लाइन में का टॉप में, या फिर किसी वर्किंग इंक्लाइन का टॉप में, या एबंडेंट इंक्लाइन या वर्किंग इंक्लाइन का आपका टॉप में ऊपर में आपको S2 फेंसिंग यूज करना है, लगाना है। या फिर एबंडेंट यदि शाफ्ट है तो आपको S2 आपको लगाना है। यदि यही एबंडेंट शाफ्ट के जगह यदि वर्किंग शाफ्ट रहता तो आपको G1 लगाना था। यदि आपको वर्किंग शाफ्ट पूछा जाता है तो आपको G1 लगाना था। ये आप समझ गए। और U1 कहाँ लगाते हैं हम लोग, गोब्स का इंट्रांस में, GOAVES, गोब्स के इंट्रांस में हम लोग, गोब्स के इंट्रांस में आपको U1 आपको लगाना है। ये आपको फेंसिंग है। ये टोटल आपका 4 फेंसिंग था। अभी के लिए इस ऑप्शन के अनुसार आपको कहाँ कहाँ लगाना ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, फायर फाइटिंग प्लान सेल्स हो। फायर फाइटिंग प्लान में क्या क्या दिखाया जाएगा, फायर स्टेशन, वाटर टैप्स, पंपिंग स्टेशन। बहुत जरूरी, इसको तो दिखाया ही जाएगा।
वेंटिलेशन सिस्टम, हाँ किधर से हवा जा रहा है, किधर से हवा निकल रहा है, कहाँ पर बूस्टर फैन है, कहाँ पर आपका ऑक्सिलरी फैन है, ये सारा चीज़ आपको दिखाना है। उसके बाद स्केप रूट्स, इसको भी दिखाना है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी हमको किधर से निकलना है वो चीज़। इसका मतलब ये तीनों चीज़ दिखाना है, इसका मतलब आपका ऑल ऑफ द अबव में आप टिक आउट कीजिएगा। तो फायर फाइटिंग प्लान में ये सारा चीज़ को दिखाया जाता है, इसलिए आपका ऑल ऑफ द अबव बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए मैं आपके लिए ये सब क्वेश्चन जो इसको लेकर आया हूँ कि ताकि आपका जो आपका एग्जाम होने वाला है, जो आपका आने वाले माइनिंग सर्जर और गवर्नमेंट एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इससे रह सकते हैं। इस 25 क्वेश्चन में मैंने आपके साथ कोशिश किया है कि बहुत सारा जो आपका जो क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसको मैंने आपको डिस्कस किया है। फिर आने वाले जो आपको वीडियोस रहेगा उसमें 25 क्वेश्चन रहेगा और उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग कवर अप करेंगे। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आने वाले समय में आपके साथ एक नया वीडियो अपलोड करूँगा, लास्ट में बताऊँगा। अभी आगे इस क्वेश्चन को डील कर लेते हैं। नोटिस ऑफ ओपनिंग ऑफ अ माइन शैल बी सबमिटेड। नोटिस ऑफ ओपनिंग को हम लोग जो माइन को ओपनिंग करते हैं उसको आपको किस फॉर्म में हम लोग सबमिट करते हैं, तो फॉर्म 1A में हम लोग नोटिस ऑफ ओपनिंग देते हैं। ये हो गया। किस सेक्शन के तहत देते हैं? सेक्शन 16 के तहत, याद रखिएगा। सेक्शन 16 के तहत देते हैं। क्या देते हैं? नोटिस ऑफ ओपनिंग। कौन सा फॉर्म देते हैं? फॉर्म 1 में देते हैं। कौन देता है? ऑनर, एजेंट या फिर मैनेजर। ये समझ गए। किसको किसको देता है? चीफ इंस्पेक्टर को देता है, रीजनल इंस्पेक्टर को देता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देता है और कंट्रोलर IBM को देता है, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस। ये आप समझ गए। 1B में क्या देता है? नोटिस ऑफ आपका रीओपनिंग। ये तो ओपनिंग हो गया। ये आपका 1B क्या है? नोटिस ऑफ रीओपनिंग है, ये आप समझ गए। 1C क्या है? नोटिस ऑफ अबैंडनमेंट और क्लोजर, 1C में। 1D में क्या है? नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूएंस। इसमें क्या बताया गया है कि यदि आप डिसकंटिन्यू कर रहे हैं तो 1D में आपको नोटिस देना है, यदि आप क्लोज कर रहे हैं तो आपको, या अबैंडनमेंट कर रहे हैं तो आपको 1C में देना है, यदि रीओपन कर रहे हैं तो 1B में देना है, यदि आप नोटिस ऑफ, यदि आप ओपन कर रहे हैं कोई भी काम को, आप माइनिंग वर्किंग को शुरू कर रहे हैं तो आपको 1A में देना है, सेक्शन 16 के तहत देना है। ऑनर, एजेंट या मैनेजर देता है, आप किसको देता है ये आप समझ गए। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। 22 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि नोटिस ऑफ ओपनिंग सेंट टू। नोटिस ऑफ ओपनिंग किसको भेजा जाता है? जस्ट अभी हम लोग आपके साथ डिस्कस किए। कौन भेजता है ये बता दिए, किसको भेजता है ये बता दिए। तो आपको ये चारों ऑप्शन कहाँ दिखेगा? सीम, रीम, DM और CIBM। ये आपका ऑप्शन नंबर सी। सीम, रीम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, CAPC। और आपका यदि एक ऑप्शन और रहता है इसमें, इंस्पेक्टर ऑफ माइंस मेडिकल यदि रहता है तो आप हमको कमेंट करके बताइए कि इन पांचों को हम लोग किस चीज़ का नोटिस भेजते हैं। मैं आपको हल्का सा हिंट्स कर देता हूं कि 3 दिन के, उसका सूचना मिलने के 3 दिन के अंदर, हल्का सा हिंट्स कर दिए, विद इन 3 डेज, 3 दिन के अंदर आपका ऑनर या एजेंट या फिर मैनेजर ये पांचों को उसका नोटिस देता है। ये बताइएगा। और दूसरा कौन सा फॉर्म में देता है ये हमको बताइएगा, फॉर्म भी आप बताइएगा। ये 2 चीज़ हमको कमेंट करके आप बताइए, इसमें किसको किसको मतलब दिया जाता है और मतलब 3 दिन के अंदर किस चीज़ का दिया जाता है, किस फॉर्म में दिया जाता है। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन को समझिएगा। द टोटल नंबर ऑफ सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय द बोर्ड। मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, जो हम लोग हाल फिलहाल एक हम लोगों ने आपके साथ जो वीडियो अपलोड किया था जिसमें सेशन में डिस्कस किए थे कि टोटल 7 सर्टिफिकेट ग्रांट किया जाता है। कितने सर्टिफिकेट ग्रांट किया जाता है? टोटल सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय द बोर्ड आपको टोटल 7। क्या क्या सर्टिफिकेट रहता है मैं आपके साथ यहाँ लिख दे रहा हूँ कि ताकि आपका एक बार रिवाइज हो जाए। मैनेजर का आपका 2 सर्टिफिकेट रहता है। क्या क्या रहता है? एक आपका रहता है फर्स्ट क्लास का सर्टिफिकेट, फर्स्ट क्लास कॉम्पिटेंसी ऑफ मैनेजर। दूसरा आपका रहता है सेकंड क्लास। ये हो गया। अगला रहता है आपका ओवरमैन का, जिसका वैकेंसी निकलता है। मैंने आपको बताया था ओवरमैन डिप्लोमा लेवल पे किसका वैकेंसी निकलता है? ओवरमैन, सर्वेयर और सरदार का। ये हो गया। तो टोटल कितना हो गया? यहाँ पे आपका 2 सर्टिफिकेट, ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 5 और 2 सर्टिफिकेट जिसपे आपका रिस्ट्रिक्टेड और अनरिस्ट्रिक्टेड नहीं रहता है। कौन कौन सा? 6 नंबर ठो और 7 नंबर। एक आपका हो गया गैस टेस्टिंग और एक हो गया वाइंडिंग इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट या इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट, आपको ऐसे बोला जाता है इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट। ये टोटल 7 सर्टिफिकेट। इसमें आपका रिस्ट्रिक्टेड और नॉन रिस्ट्रिक्टेड कुछ भी लिखा नहीं रहता है। रिस्ट्रिक्टेड या फिर नॉन रिस्ट्रिक्टेड ये लिखा हुआ नहीं रहता है। ये समझ गए। ये आपका 8 क्या है? नोटिफाइड डिजीज। नोटिफाइड डिजीज 8 मतलब क्या नहीं समझे? टोटल नोटिफाइड डिजीज यदि पूछा जाए तो आपका 8 होता है, ये याद रखिएगा। 7 अटेम्प्ट, यदि आपको अटेम्प्ट भी देना है किसी भी एक एग्जाम के लेकर तो मैक्सिमम जो आपका अटेम्प्ट है, मैक्सिमम अटेम्प्ट किसी भी एक एग्जाम को लेकर कोई भी कैंडिडेट मैक्सिमम कितना अटेम्प्ट दे सकता है
बोर्ड के द्वारा कोई भी जो एग्ज़ाम होता है उसका जो मैक्सिमम अटेम्प्ट होता है वो आपका 7 होता है। मिनिमम आपको कम से कम कितना एज होना चाहिए कोई भी एग्जाम में बैठने के लिए? आपका 20 ईयर्स। यही 20 ईयर्स आपका कॉम्पिटेंट पर्सन का एज होता है, ये भी याद रखिएगा। ये हो गया। आगे आपका क्या है, रेगुलेशन 6 क्या है? यदि यहाँ पर आगे आगे चल के रेगुलेशन लिखा रहता तो ये आपका नोटिस ऑफ रीओपनिंग होता, नोटिस ऑफ रीओपनिंग होता। ये हो गया। और 6 कहाँ, टोटल जो बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन कितने मेंबर होते हैं बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन में? बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन में कम से कम आपका 6 आदमी होना चाहिए। ठीक है, समझ गए। अब हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया है? एनी प्लेस इन अ माइन टू विच एनी पर्सन हैज लॉफुल एक्सेस, यदि वहां पर जाने का यदि कानूनन अधिकार है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग वर्किंग प्लेस बोलते हैं। समझ गए। फेस क्या होता है? फेस किसी भी रोडवे या ड्रिफ्ट का आपका इन बाय इंड होता है। क्या होता है? इन बाय इंड। या कोई वर्किंग प्लेस, कोई भी काम का जगह होता है ना, वर्किंग प्लेस का मूविंग फ्रंट, उसका आगे बढ़ता हुआ भाग, मूविंग फ्रंट को हम लोग क्या बोलते हैं? फेस बोलते हैं। ये आप समझ गए। गोफ क्या होता है? यदि हम लोग अंडरग्राउंड में किसी पिलर को काट के निकाल दिए, पिलर में जो कोयला था उसको काट के निकाल दिए, तो जो आपको खाली जगह बच जाता है दैट इज कॉल्ड गोफ। लॉन्गवाल का केस में क्या है? लॉन्गवाल का केस में यदि हम लोग वहाँ से कोयला को निकाल दिए और जो वो खाली जगह बच गया और वहाँ पर किसी को जाने का कानूनन अधिकार नहीं है, कानूनन वहाँ पर जाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वहाँ एकदम भॉइड एरिया बच जाता है, कानूनन अधिकार आपका नहीं होता है लॉन्गवाल के केस में, दैट इज कॉल्ड गोव। ये आप समझ गए। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन पे। व्हाट डज AFDSS स्टैंड्स फॉर? AFDSS किसके लिए स्टैंड करता है ये आपको देखना है यहाँ पर। तो आपका ऑटो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सिस्टम के लिए स्टैंड, ऑटो फायर डिटेक्शन एंड सेपरेशन सिस्टम, ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड सेपरेशन सिस्टम, ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड सिस्टमेटिक सेपरेशन। इसमें क्या होता है, बहुत कोई फंस जाता है, बहुत कोई इसलिए फंस जाता है कि मतलब आप यदि उसका कंप्लीट आप जान रहे हैं तब तो ठीक है, यदि आप कंप्लीट उसका जानकारी पता नहीं तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे। इसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड सेपरेशन सिस्टम। तो ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड सेपरेशन, यहाँ सिस्टमेटिक लिखा हुआ खत्म हो गया बात। ऑटोमेटिक फायर सिस्टम, ये ऑटो लिखा हुआ खत्म, ऑटो लिखा हुआ खत्म हो गया। तो ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड सेपरेशन सिस्टम आपका ऑप्शन नंबर आपका सी में लिखा हुआ है। इस प्रकार हम लोग इस क्वेश्चन को देखें, कि हम लोग कैसे इसको डील करना है। हम लोग आपके साथ टोटल 25 क्वेश्चन को डील किए और हम लोग बहुत सारा चीज़ आपके साथ डिस्कस किए। मुझे ये ऐसा लगता है कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा, और यदि आपको क्लास यदि अच्छा लगा हो तो काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमको सपोर्ट कीजिएगा कि मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ ला सकूँ। एक ऑनलाइन बैच आपका ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, आपका ये टोटल डेडिकेटेड टू SECL है। SECL जो साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का जो वैकेंसी है उसमें माइनिंग सर्दार या ओवर में जिसका भी वैकेंसी है उसका हम लोग कंप्लीट तैयारी करवा रहे हैं। आपको यदि विशेष फर्दर जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और आप क्लास का लुत्फ ले सकते हैं। और ज़रूर आप हमारे साथ यदि आप इस सेशन को ज्वाइन करते हैं तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस बैच का 100% रिजल्ट हो जाए। अब हम लोग आगे देखते हैं कि आप हमारे साथ कितना समय तक रहते हैं इसके तैयारी में। और मैं आप लोगों के सक्सेस की कामना करता हूं कि ताकि आप आने वाले एग्जाम में आप जल्दी से जल्दी सक्सेस हो जाए। मैं आप लोगों के साथ फिर मिलूंगा इसका 25 क्वेश्चन का और एक सेशन का लेकर। लेकिन इससे पहले मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि मैं एक क्लास और आपको एक वीडियो आपका सेशन आपको लेने वाला हूँ। आपका जो माइनिंग का जो स्टैटिस्टिकल एक्सीडेंट माइनिंग का, और आपका नॉन स्टैटिस्टिकल और आपका नॉन माइनिंग, ये 3 पे क्वेश्चन आ सकता है। मैं इस पर एक शॉर्ट सेशन आपके साथ शेयर करूंगा आने वाले कल या परसों में। बस आप हमारे वीडियो के साथ बने रहे, मैं आप लोगों के साथ फिर मिलूंगा। जय हिंद दोस्तों।